सूरज का जो नोटीपना है ना, वो मतलब कि बड़े बड़े कॉमेडियंस को फेल कर सकती है। क्या अभी तो बच्चों वाला आर्टिस्ट है, तो मेरे को बड़ा आखिरी बार गुस्सा सा लगा। वो होता ही यार एक आर्टिस्ट को, मैं क्या करना बच्चों वाला हूँ ना, तो तुम्हारे आर्टिस्ट अभी पैदा भी नहीं हुए। मनु सर का एक अपना दौर है, अभी भी वो आएंगे तो अपने स्टाइल में ही ड्रॉ करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं अपने स्टाइल में करूंगा। और ये नहीं कि मतलब सिर्फ डोगा ही कैरेक्टर बचा है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं और भी कैरेक्टर बनाऊं। काफी कैरेक्टर्स हैं जैसे मतलब कि जो कि जिनको ड्रॉ करने की जरूरत है, एंथनी है, और राज कॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स एनिमल पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आज हम बात करेंगे एक नए मेहमान से अपने साक्षात्कार सेक्शन के लिए। ये जो मेहमान है हमारे, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट चूंकि ये ट्रेडिशन रहा है किसी भी इंटरव्यू का, तो मैं भी इंट्रोडक्शन दिए बगैर मानूंगा नहीं। तो आज जिनसे आप मिल रहे हैं वो है हमारे हर दिल अजीज आर्टिस्ट क्रिएटर दिलदीप सिंह। स्वागत है दिलदीप जी आपका कॉमिक्स एनिमल पर। फाइनली आपने हमें टाइम दिया और हमारी मुलाकात हो रही है, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने का। और नमस्ते दर्शकों, कॉमिक एनिमल जो देख रहे हैं चैनल को, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। काफी टाइम से ये हम वार्तालाप कर रहे थे कि भाई इंटरव्यू करना है, वो टाइम लग पा रहा था, लेकिन चलो ठीक है, अब मिल गए हैं तो इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन भी दे दिया है दिलदीप सिंह का। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब हम करते रहेंगे बकवासबाजी, कभी मैं ये मेरे को नहीं बोलने देंगे, मैं इनको नहीं बोलने दूंगा, चलता रहेगा, ठीक है। बट चलिए एक्चुअल इंट्रोडक्शन अब शुरू होगा दोस्तों। दिलदीप भाई, पहला क्वेश्चन भी समझ सकते हो आप इसे। शुरुआत है हमारे इंटरव्यू सेक्शन की, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मतलब आप ये मान लो कि अगर आपको स्वतंत्रता मिले, अपना तारुफ, अपना स्वतंत्र देश के रहने वाले हो, आप भी स्वतंत्र है। बट यूजुअली एंकर लोग ये मौका छीन लेते हैं ना, वो खुद ही इंट्रोडक्शन देते हैं। अच्छा, बट यहाँ मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, अगर आपको अपनी ऑडियंस के बात करनी हो, उनको बताना हो, अपने अंदाज में या अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना हो, तो क्या कहेंगे आप? मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं बताऊंगा। आपको पता ही होगा, एक्चुअली मैं कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। मैं प्रोफेशनली सब लोग मुझे जानते हैं एज ए प्रोफेशनल कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। सो उसके अलावा भी बहुत से पहलू हैं लाइफ में, बट आर्ट शुरू से ही था कि मैंने इससे ही पैसा कमाना है, मतलब करना आर्ट, पैसा कमाना तो खैर वो बाद में आ गया। सो मेनली तो मैं आर्टिस्ट ही हूँ, ठीक है। और क्या तारीफ करूँ, हमारी तारीफ करते हैं लोग, और क्या क्या चीजें करना पसंद। हाँ, इसलिए मतलब मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरा काम पसंद करते हैं। और बहुत अच्छा है कि मैं कॉमिक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत कम आर्टिस्ट हैं कॉमिक इंडस्ट्री में, और अच्छा है, आगे की जनरेशन को इंस्पायर करेंगे। और आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है ये है। और लोग जान रहे हैं कि हाँ, कॉमिक आर्टिस्ट कौन है, कैसे काम करते हैं। तो ये तो मैं एक आर्टिस्ट का पहलू है। और बाकी और भी हैं जो लाइफ में रहे हैं। पहले मैं मतलब कि जिम इंस्ट्रक्टर था, और उसके बाद फिर मैं क्या नाम है, और भी कुछ छोटे मोटे काम किए हैं। कुछ जो फैमिली का पहले प्रेशर होता है, ये बनना है, वो बनना, फलाना ढिमका, पहले तो बच्चा वही करता रहता है, तो उसके बाद कहता नहीं, जो मेरा इंटरेस्ट है मैं वो करूंगा। अगर वो रेबल होता है या बहुत ही ज्यादा वो होता है कि भाई नहीं, मेरे को करना है पैशन फॉलो, तो फिर वो पैशन फॉलो करता है, जैसे मैंने किया। तो मैं जिम लाइन में था पहले मैं स्पोर्ट्स में था, फिर मतलब कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ करनी पड़ी, जो थोड़ी बहुत घर वालों ने डंडा मार के करवा दी। तो उसके बाद फिर जिम में, और फिर धीरे धीरे आर्ट लाइन में शिफ्ट होता रहा, करता रहा, अपने लिए बनाता रहा। फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स हो गए, तो अब मार्केट में आ गया धीरे धीरे। बस अब यही है एक, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा दिलदीप भाई का मतलब एक पहलू, मतलब आर्टिस्ट के तौर पे है उनका जीवन का, और दूसरा उन्होंने कुछ बताया। आप धीरे धीरे पढ़ते हम लोग और दर पदर निकालते जाएंगे बातों के दौरान। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है दिलदीप भाई। पहले सवाल के पूरे नंबर आ गए? पहले तो आगे नहीं, वो बाद में, मतलब रिपोर्ट कार्ड बाद में आएगा। चलिए ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप जब जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, जिस तरह से आप माहौल जमाते हैं, आप एक खुशमिजाज, बिना दारू के बिना दारू के अल्कोहल की बात नहीं करेंगे हम, कॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो काट कर लेना। हाँ, मतलब उसके बाद बट नहीं काटना भी क्यों है, मतलब मैसेज जाना जरूरी है, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप खुशमिजाज हैं, बट थोड़ा सा एक नॉटी स्ट्रीक है आपका, थोड़ा सा शैतान, खुराफाती कहूंगा मैं, खुराफाती एक स्ट्रीक नजर आती है आपके अंदर मुझे। तो ऐसा नेचर का होने के बावजूद, डोगा जैसा
संजीदा कैरेक्टर आप कैसे ड्रॉ कर लेते हैं? वेल एक्चुअली देखा जाए ना तो डोगा पहले सूरज है, और सूरज का जो नोटीपना है ना वो मतलब कि बड़े बड़े कॉमेडियंस को फेल कर सकता है। राइट। सो मतलब कि डोगा तो खैर मैं नहीं बन के निकल सकता रात को, लेकिन हाँ कि सूरज की पर्सनैलिटी का जो फनीपन है वो थोड़ा बहुत नेचर में कह सकते हो। लेकिन वैसे बेसिकली मेरा नेचर ऐसा ही है, थोड़ा सा फनी है, और मतलब संजीदा माहौल में भी थोड़ा मतलब मेरे से तो हो ही नहीं जाता संजीदा, मैं समझ नहीं आता संजीदा माहौल में करूँगा तो मैं कट लेता हूँ वहां से। सो बट ये कि बस डोगा का कैरेक्टर है, लेकिन वो जो एक अग्रेशन और वो जो रहता है बचपन का, थोड़ा सा कह लो कि मेरा बचपन काफी वैसा गया है, और थोड़ा बहुत गुस्सा है सोसाइटी को लेकर, समाज को लेके। पहले अमिताभ बच्चन की फिल्में देखता था, एंग्री यंग मैन, हाँ तोड़ना मोड़ना, इसके गुंडे को पीटना है। तो डोगा में मुझे वो लगा कि हाँ एक बहुत सुपर हीरो तो नहीं है कि मतलब उड़ उड़ के मार रहा है वो, लेकिन हाँ कि थोड़ा रियलिस्टिक, हाँ रियलिस्टिक है, और गन्स हैं, बॉम्ब्स वगैरह से क्राइम को फाइट करता है। सो वो सीरियसनेस तो है, हर एक के अंदर होता है, यंगस्टर के अंदर एंग्री बना तो होता ही है, वो चीज तो है, इसलिए वो फिर डोगा। और फिर दूसरा है कि डोगा की कहानियां हैं, फिर जब बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे तो फिर मन में था कि नहीं यार डोगा बन नहीं सकते तो बना दो सकते बना दो। सो जस्ट ये था कि चलो बनाया जाए। तो ड्राइंग करता था। फिर मनु सर हैं, उनका आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो खैर अभी भी अच्छा लगता है, वो तो हम सबके फेवरेट है। हाँ हम सबके फेवरेट हैं बहुत। मैं चाहता हूँ कि आप उनका कभी साक्षात्कार करें मनु अरे सर का। बहुत मतलब ही इज अ शाय पर्सन, तो देखिए कोई नहीं, मेरे को ले चलना साथ में, अच्छा निकाल देंगे हम, ऐसा हो गया। सो मतलब उनका आर्ट देख के कि भाई बहुत अच्छा ड्रॉ करते हैं, फिर वो ड्राइंग का कीड़ा जागा कॉमिक्स से, और बस फिर धीरे धीरे कि हाँ डोगा ही बनाना, डोगा ही बनाना। वो डोगा काफी घुस चुका था अंदर कि डोगा ही बनाना। तो मैं रात में जब गया था बोले क्या बनाओगे तुम, मैंने कहा चाय बनाऊंगा। मैंने कहा डोगा ही बनाऊंगा, सीधा ही बोले कि मैंने डोगा ही बनाना है। तुम ये नहीं देख रहे हो भाई, तुम मनु सर, अगर तुम डोगा बनाओगे मनु के बाद तो तुम्हारा डोगा डायरेक्ट कंपैरिजन, हाँ वो होना चाहिए। इवन देखा जाए तो बांकीलाल का आर्ट भी कोई वो आसान नहीं है। बेदी जी जो बनाते थे बांकीलाल, कोई मतलब वो लेगेसी को वो खुराफाती स्ट्रीक ना, वो नटखट वो चेहरे पे लाना इतना आसान काम नहीं है। वो मतलब बहुत अच्छे यूनिक आर्टिस्ट हैं जिनका, प्रदीप साठे जी हैं जिनका आर्ट को देखते ही पता लग जाता था। मतलब ये नहीं करना पड़ता था भाई, ये सोचना पड़े कि यार अगर इनका सेम है तो सबका आर्टवर्क सेम जैसा ना लग रहा हो, ये हो तो मतलब बस यही था कि डोगा। फिर इसलिए मैंने बनाने का सोचा कि हाँ चलो डोगा बना दो, और सुनो में बड़ा बुरा क्या नहीं एक बात बताइए, सूरज के साथ आप इतना रिलेट करते हो, बट जो डोगा रात का रक्षक बनकर निकलता है, मुंबई का बाप डोगा जिसे कहते हैं, तो जो अल्टर ईगो ऐसा कोई है आपकी पर्सनालिटी का जो कहीं और निकलता हो सोसाइटी में किसी भी रूप में? अभी तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ना जब बंदे के पास सृजन करने के लिए या जब भी कोई चीज बनाने के लिए होती है ना, तो वो दूसरा पहलू उसका निकल नहीं पाता, मतलब वो उसी में निकल जाता है। जैसे अगर आप आर्ट बना रहे हैं ना, या फिर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं कि मतलब जिसमें आपका सारा कुछ एनर्जी निकली जा रही है, बेशक आप डांस कर रहे हो, बेशक आप कुछ ऐसा चीज जो आपको पैशन हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो निकल जाता है ना आपका सारा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है जाके मैं क्राइम ले लूँ, ये वो आप पीसफुल हो जाते हो अंदर से। सो ये सब चीजें हैं कि मतलब आप जो है मतलब नहीं मन करता डोगा बनने का, लेकिन कभी कभी करता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसे किसी भी शख्सियत का मतलब आज की डेट में जो भी व्यक्ति जैसा भी है उसका उसके रूट्स उसके बचपन में होते हैं। तो थोड़ा बचपन के बारे में बात करेंगे, आपके चाइल्डहुड के बारे में। आपका किस शहर में आपकी पैदाइश हुई, कहाँ के आप रहने वाले हैं मूल तौर पे, और उसके बाद कैसे आपकी मूलतः आप किस जगह से हैं, किस कौन से प्लेनेट से हैं आप, कौन से प्लैनेट से, हाँ वो पूछेंगे लोग इसके बारे में जब कमेंट्स आएंगे इंटरव्यू के बाद कि अंबाला नहीं किसी प्लैनेट के ही लग रहे हैं। तो आप तो बेसिकली आप पारिवारिक सेटअप कैसा था छोटे में, आपके अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग डेज, ग्रोइंग ईयर्स बेसिकली? बेसिकली वैसे तो जो मेरा पैदाइश है वो बॉम्बे की है। अच्छा। और बॉम्बे में मैं पैदाइश था तो 10 साल वहाँ रहा, और मेरी सिस्टर की पैदाइश हुई कि मतलब हम दोनों हम वहीं थे। फिर मदर एक्सपायर होगी तो फिर हम यहाँ आ गए। वैसे बेसिकली हम यहीं के ही हैं, और जब डिवाइडेशन हुआ था हमारे जो एंसेस्टर थे वो आए थे, तो उसके बाद फिर ये कैंट में था हमारा मेन, ये अंबाला कैंट में। हाँ मेरे फादर मर्चेंट नेवी में थे, तो फिर वो डॉक एरिया है बॉम्बे वहाँ पे पड़ता है, तो फिर वो उस तरफ ही हम चले गए थे।
तो वहीं पैदाइश होगी, बचपन की स्कूलिंग वहीं से है। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर मदर की अकस्मात डेथ हो गई थी। हाँ। उसके बाद फिर हम यहीं आ गए। आपकी वापस उम्र उस ही- टाइम 10 मेरी 10 साल 10 थी, साल 8 साल या 10 साल कुछ ऐसे ही रहा। हाँ, मेरे सिस्टर मुझसे 2 साल छोटी है, छोटी है। तो मतलब वो 6 साल की हुई कुछ समथिंग आई थिंक। तो बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा वो बहुत फेस डिफिकल्ट था, चाइल्डहुड के दौरान। डिप्रेशन काफी रहा फैमिली में। हाँ। मेरे फादर काफी वो हैं और अभी भी चल रहा है। डिप्रेशन एक बार जाता है तो बड़ी मुश्किल से जाता है। मतलब हाँ। लोग समझते नहीं है कि इनको इसको डिप्रेशन घूमता ही रहता है यहाँ पे। हाँ। ये वातावरण में सब जगह घूम रहा है। हाँ। लेकिन आप कैसे निकाल सकते हो वो चीज सीखनी पड़ती है। बट अंडरस्टैंडेबल भी सुना, मतलब जैसे आपके फादर हैं, उनका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत कम एज में मतलब निकल गए, और आप बच्चे नहीं समझ पाते इस बात को बच्चे नहीं कि समझ मेरे पाते पापा ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं एकदम से, हाँ, कि मेरे को हमको मारने के लग गए या फिर हाँ, कुछ भी जो मतलब हाँ, कि ड्रॉबैक्स होते हैं हाँ, उसके वो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि यार ऐसा क्या हुआ एकदम से। सो मेरे पापा बड़ा मतलब मैं बहुत वो था कि बड़ा प्यार करते जब मदर थी, एकदम से चेंज हुआ और समझ नहीं आता छोटे बच्चों को। तो बहुत मदर के ना पापा का चले जाना बिहेवियर चेंज हो डिप्रेशन गया में और ये सब रहता है। बस फिर उसके बाद फिर यहाँ गए तो मतलब फिर यहाँ पे फिर स्कूलिंग की मैंने। मुंबई में आपने कितनी क्लास तक आपने स्कूलिंग करी? मुंबई में आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है, जितना यार 8वीं तक का होता है बच्चा। अच्छा ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ गए, कंटिन्यू फिर हम बालागंज में आ गए। 4th 5th से शायद मैंने कंटिन्यू किया था। हाँ। फिर उसके बाद मैंने +2 किया। फिर उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर्स किया था। अच्छा। मेरे फादर को था कि इलेक्ट्रॉनिक्स उस समय चला था नया, हमारा टीवी बनाओ, ये बनाओ, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स आए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में बूम आ रहा था उस दौरान, तो कोर्स भी करो। तो मैं चलो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर लेते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया। बस वो थोड़ा बहुत किया बट इंटरेस्ट था नहीं। जॉब भी करी उसको लेकर के। फिर मतलब मेरे फादर चाहते थे कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊं। अच्छा। पता नहीं मेरा अंदर से था ही नहीं कि मतलब मैं उसमें जाऊं या फिर, लेकिन हालांकि अर्निंग अच्छी है। हाँ। और अब मतलब देखा जाए तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे करे और थोड़ा वेल सेटल्ड हो लाइफ में, पैसा कमाए, नाम कमाए, रिस्पेक्ट कमाए सोसाइटी में। तो मतलब अपना पैशन फॉलो, ये बहुत टाइम की बात है कि पैशन फॉलो करके आप पैसा कमा रही है, ये तो यार इनमें रखा गया है। मतलब काफी बोलते हैं कि पेरेंट्स की भी क्या रखा है इनमें और ये सब। हाँ हाँ, ट्रेडिशनल। हाँ, तो वही है वो जो मेंटेलिटी होती है। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं जुड़ा वेबसाइट से। कॉमिक्स का ही शौक था। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कॉमिक्स ही बनानी है, मतलब ये था कि यार बच्चे बचपन में यार मेरा फोटो बना दे, पोर्ट्रेट बना दे। अच्छा, बचपन से आपको आर्ट में इंटरेस्ट था। पर वही है कि मतलब फ्री में बना दे। ये सामान क्या सामान लगेगा तुम्हारा, पेपर लगेगा, पेंसिल लेगी, 2-2 रुपए ये ले ले मेरे वो आर्ट बना दे। ये नहीं पता था हजारों के आर्ट की वैल्यू है, तुम 2 रुपए के पेंसिल वो कर रहे हो, वो चलता है। बट ये आर्ट समझ नहीं होती। बट आर्ट को लेके जो शौक था वो कॉमिक्स पढ़ने से पहले से था या उसके बाद पैदा हुआ शौक आर्ट के प्रति? कॉमिक्स के साथ ही हुआ, कॉमिक्स के साथ ही हुआ, पढ़ते ही हुआ। ठीक है। जब मैं शुरू में मेरे एक्चुअली वो उसमें मेरे फादर का ही हाथ है। कॉमिक्स एक्चुअली यहाँ तो मिलती नहीं थी। मेरे फादर दिल्ली जाते थे, तो दिल्ली से ना वो जो फुटपाथ पे वो नहीं होता, हाँ, बिठा देते हैं, बिठा नहीं देते, बैठते हैं खुद ही, कॉमिक्स बिछा देते हैं। तो वो मतलब गट्ठर 50 पैसे में, वो बुक सेलर्स होते हैं, वो रोड साइड बैठे रहते हैं, इतना गट्ठर वो ले आए एक बार उठा के जी। वो बज्जी फर्स वो ले आए तो समझ ले वो मतलब कि वो शुरुआत हो गई। वो जैसे समुद्र में से ना अमृत निकाल के ला रहे हैं कलश, ये उनको खुद नहीं पता था ये मैं क्या पिलाने जा रहा हूँ। तो बस वो आई, तो उसमें काफी सारे कॉमिक्स से अलग अलग आर्टिस्ट की सारी वो थी कि भाई उसमें थी ये कपिल की प्राइवेट डिटेक्टिव अनुपम सर ने जो बनाई थी, उसको देख के भाई मुझे काफी सही जमा आर्ट वो की यार, बहुत बढ़िया आर्ट है और डिटेक्टिव कहानियां हैं। और फिर फैंटम थी उसमें, तो बस वही पढ़ के फिर उनके वहां से ड्रॉ करना शुरू किया। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? डोगा से मेरे को डोगा ही रहा है मेरा पहले। डोगा ही फेवरेट कैरेक्टर नहीं रहा, मेरा फेवरेट आर्ट हुआ करता था। अच्छा, वो कोई एक आर्टिस्ट कोई कैरेक्टर अच्छा ड्रॉ करा है ना, तो वो अच्छा लगता था। अच्छा। अब मैं बैटमैन देखता था, बैटमैन के काफी जैसे पोस्टर कई बार देखता था, यार ये बहुत अच्छा ड्रॉ किया हुआ है। तो फिर मुझे कैरेक्टर से लेना देना नहीं होता था। मैं देखता था कि अगर ड्रॉ अच्छा हुआ है तो मतलब बाकी अच्छा कैरेक्टर होगा। तो बस यही थिंकिंग थी। अच्छा, तो ऐसा कोई वो नहीं है। बस फिर बाद में कहानियां पढ़ने के बाद थोड़ा सा फेवरेट बनता रहा। हाँ, बाकी तो आर्ट से ही मेरे को लगता था कि अच्छा। तो दिलदीप जी, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आपका कोई फेवरेट किरदार मतलब किस सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में, उसमें ना होकर इस पर डिपेंड करता था कि वो किस तरह से ड्रॉ किया गया है। तो हाँ, क्या हुआ? आप टाइम देख रहे हैं? नहीं, आप पूछिए, सवाल पूछिए।
अरे आपने मेरा मतलब एक मतलब ट्रेन ऑफ थॉट वो मिस हो गया इसमें। नहीं आप पूछिए हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जब आपके स्कूल के दिन मतलब कंप्लीट हुए, सॉरी कॉलेज के, और आप जॉब करने निकले, अरे ये दिलदीप जी किधर गए यार? आधे से ज्यादा सवाल बचे हैं अभी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हाँ जी। ये कुछ आइडिया है दिलदीप जी किधर गए? अभी यहीं बैठे हुए थे। वो उनका ना एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है। वो अच्छा। छत पर होंगे। छत पर? हाँ जी। ठीक है, मैं देखता हूँ उनको। ठीक। अरे दिलदीप भाई, ये कौन सा टाइम है मतलब एक्सरसाइज करने का? दिन में 12 बज रहे हैं। एक्सरसाइज करने का कोई टाइम नहीं होता, सभी टाइम एक्सरसाइज के होते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, कर लो कर लो कर लो। आपने मुझे ढूंढ ही लिया फिर। छत एक ही है। आप करेंगे एक्सरसाइज? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर मैं करता हूँ आपके हिस्से की भी। हाँ हाँ करो, लेकिन जल्दी से, इंटरव्यू पूरा करना है। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं नहीं, करिए करिए, बड़े लोग करते होंगे ऐसा पहले। हाँ ये कर लो पहले। दिलदीप भाई माफी चाहता हूँ, लेकिन इंटरव्यू पूरा करना पड़ेगा मुझे, फिर घर भी जाना है। ठीक है। तो ऐसे मुखातिब हो जाते हैं। हाँ जी। मेरा जो सवालों का सिलसिला छूट गया था वो अब मैं फिर से शुरू करूंगा जल्दी से। कोई किस्सा बताइए बचपन का और कॉमिक से जुड़ा हुआ आपका। बचपन से और कॉमिक से जुड़ा हुआ है, दोनों चीजें एक साथ। तो मैं एक किस्सा मुझे याद है। मैं था 5वीं या 6वीं में होऊंगा जब कॉमिक्स का शौक था। तो हम ढूंढते थे दुकानें कि कहाँ किराए पे मिलती हैं, ठीक है। तो कहीं से मिलती थी किराए पे, और लेकिन ना सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कौन बंदा किराए पे देता है और घर ले जाने के लिए देता है। अच्छा। घर ले जाने के लिए देते थे कॉमिक, यहीं पढ़, तेरे को पढ़ना क्या आता है यहीं पढ़। तो वैसे तो मैं दोस्तों के साथ जाता था पढ़ने, पर मैं ना फोटो ही ज्यादा देखता था, चित्र देखता था। हाँ। तो एक पेज मैं लेके बैठा रहता था। तो वो कहते थे भाई दुकानदार, भाई ये कैसे करना है, पढ़ जल्दी। मेरे दोस्त भी कहते थे यार तूने पढ़ा नहीं अब तक पेज, जो साथ पढ़ते थे। कई बार 2 बच्चों को साथ बिठाते हैं कॉमिक्स पढ़ने। हाँ। तो मैं चित्र देखता था, तो बस वो फिर वो बात नहीं बनती थी। मेरे को चित्र देखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। तो मैंने कहा यार किराए पे, तो फिर किराए पे मुझे एक बंदा मिला कि वो किराए पे देता था घर ले आने के लिए भी। हाँ। हाँ। सो भाई घर पे ले जा सकते हो बड़ी मुश्किल से, दे देगा ना वापिस, दे देगा ना, हाँ दे दे, हाँ। दे देगा ना भाई तू। तो ऐसे करके लेके आएगा। तो टाइम से लौटा देते थे आप? हाँ टाइम से लौटा देता था। हाँ। ये कहता था मैं उसको अच्छा कि मैं लौटा दूं, लेकिन लेट होता? लेट हो जाता था थोड़ा बहुत। हाँ। तो वो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा काट देता। हाँ। तो सीन ये था कि मेरे को याद है आदमखोरों का स्वर्ग थी इसकी, हाँ सुपरमैन ग्रुप की। हाँ। सो था कि अब स्कूल में, वो स्कूल के पास था। हाँ। तो जब स्कूल जाना है तो भी उसके पास जाना, स्पेशल घर से नहीं जाता था उसके पास इतनी दूर। तो स्कूल भी लेके जानी पड़ती थी कॉमिक। तो स्कूल में मतलब कि पहले तो बैग में छुपाते थे, फिर कई बार चेकिंग हो जाती थी, भाई ये कॉमिक्स पढ़ते हैं हाँ बच्चे, चेक करो बैग, कहीं आप कुछ पटाखे पटूखे ये वो चेक करो, बैग चेक होते थे। तो एक बार क्या किया कि मैंने वो आदमखोरों का स्वर्ग नहीं ले गया। मैंने कहा मैं दे दूंगा उसको आज, कल पढ़ के ना, मैं कहा अगले दिन दे दूंगा। मैं बड़ा खुश होएगा वो, एक दिन में बच्चा ले आया। तो मैंने पता क्या किया, कॉमिक्स बैग में सब जगह चेक होती थी। मैंने ना ऐसे पैंट के अंदर ना यहाँ पे बेल्ट के साथ फंसा ली, ठीक है, आधी कॉमिक इधर ऐसे। हम लोग डायरी रखते थे छोटे में। हाँ, ऐसे। तो मैं ऐसे बस घूमता रहा। हाँ। पूरा स्कूल सुबह से, अच्छा ये नहीं मतलब बिल्कुल जो बैग चेक हो तब फंसा है। हाँ। सुबह से ही घूम रहा हूँ फंसा आगे। अच्छा। मतलब घर से ही यहीं पे लेके गया कॉमिक, मतलब हाँ कभी भी चेकिंग हो सकती है। हाँ सुरक्षा कवच। तो पूरा दिन बीत गया और कॉमिक मैंने कहा चलो चलते हैं उस पे देने के लिए। मैं उसकी दुकान पे गया, कह रहा कॉमिक्स, मैंने कहा कॉमिक्स ले आऊँ मैंने ऐसे करा और ऐसे कॉमिक ली। कॉमिक तो हाथ में आ गया, आदमखोरों का स्वर्ग का जो कवर है ना वो चिपका रहेगा पेट में। तो पसीना आ गया था इतना, और वो पसीना चिपक गया। हाँ। पूरे आदमखोर चिपक गए। हाँ। मैं उसको कह रहा कवर कहाँ है इसका, मैं देखा पेट से चिपका हुआ है। मैं उसको मैंने कहा हाँ दे रहा हूँ, ये करके उसको दिया मैंने। फिर पूरे पैसे पेमेंट किए? वो तो इमोशनल हो गया। हाँ। रोने लग गया। वो भी कॉमिक्स का बड़ा होता, हाँ, दीवाना टाइप था वो। हाँ। अपने लिए लाता था पढ़ने के लिए, वो हाँ। देता था वैसे ही किराए पे, चलो हाँ, हाँ। थोड़ी अर्निंग हो जाएगी 50 हाँ। पैसे। हाँ। तो
उसके बाद भाई वो तो जोर होया। हाँ मैंने आपको क्या दी थी कॉमिक्स, आप तो क्या क्या दे रहे हो? हाँ। मैंने कहा कवर ही तो नहीं है, अंदर तो है। कह रहा बिना कवर के क्या चीजें हैं हाँ दुनिया के अंदर ही। तब उसने मुझे समझाया कि कवर के ज्यादा पैसे लेने चाहिए। मतलब इनर आर्ट से। नहीं ठीक है, नहीं वो बचपन की लर्निंग अब काम आ रही है। हाँ अब का नहीं, वह ऐसे एक्चुअली मतलब कि ये नहीं समझाया था, बट वह कि उसने बहुत इमोशनल हो गया था और फिर बोलता रहा। हाँ मतलब मुझे आधा घंटा चाट गया वो। हाँ मैंने तो मतलब अभी आप बताओगे नहीं बताओगे कि हल्कान हो कवर के कितने पैसे चार्ज किया हमने? मैं यार नहीं बताऊंगा। चलो आगे की कहानी, क्योंकि आप ज्यादा कुछ हो ग्रोइंग। एक्चुअली कवर के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। नहीं ज्यादा ही होने भी चाहिए हाँ फ्रेशर को बता रहा हूँ, पब्लिशर की मुझे वो कहें, लेकिन भाई। टाइटल कवर देख के तो खींचा चलाता बंदा। खींचा चलाता है यार। पैकेजिंग, आप बिस्कुट की पैकेजिंग देखो, हाँ बिस्कुट जरा से होते हैं और उसमें पैकेजिंग पे वो इतना बस पैसा बस लगाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पता नहीं कौन बोल के गया कि यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ। उसी से तो जज करना होता है, तभी जो तो अंदर cover तक वाले की पहुंचोगे। बनाते बनाते फट जाती है। वो क्या उल्टा करके रखता हूँ किताब को साला। अच्छा ठीक है। हाँ। बचपन की बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। ग्रोइंग अप ईयर्स में यू नो बच्चा जब फ्रेश आउट ऑफ स्कूल या फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज होता है, काफी कुछ करियर ऑप्शंस उसके दिमाग में घूमते हैं, वो काफी कंफ्यूज भी होता है। आपके साथ भी ऐसा सिलसिला कुछ चला? आपने क्या सोचा था? वेल एक्चुअली मेरा ना स्पोर्ट्स लाइन से थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा था। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को जो स्पोर्ट्स के इन्फ्लुएंसर तो खैर अब चले हैं, उस समय जैसे मतलब आइडल्स होते थे, जैसे ब्रूसली है, आर्नोल्ड है। तो मैं सोचता था यार कुछ कराटे किया है, जैसे मैं कराटे करने लग गया था। तो फिर उसी में ही मतलब कि यार हमारा कराटे टीचर स्कूल्स में जाके टीचिंग करता था। हम सोचते थे यार हम इतने स्कूल पकड़ लेंगे, हम भी टीचर बन जाएंगे, ब्लैक बेल्ट बन जाएंगे, फलाना ढिमका। तो उसके बाद फिर जिम लाइन में आ गए कि यार बॉडी है, और फिर डोगा को देख के भी थोड़ा सा शौक चढ़ा था बॉडी बॉडी में। फिर जिम में कोच लग गया था मैं। तो मैंने एज ए कोच कम से कम 5-6 साल काम किया है। एज ए केयर टेकर भी, मतलब जिम ऑनर ने मुझे ही दे दिया था जिम एक तरह से। सो बस ये था कि, लेकिन उस समय ना एक्चुअली में जिम लाइन या देखो फिटनेस लाइन में इतना पैसा नहीं था। सो अब तो बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है यंगस्टर्स को। उस समय मतलब कि अगर आप कुछ गाइडेंस भी देते थे तो घर वाले बहुत रोक टोक करते थे। हाँ। और पैसा भी नहीं, मतलब कि जिम की फीस हमारे समय उस समय 100 रुपए होती थी। हाँ। वो भी नहीं देते थे, कई बच्चे आते, लड़ना पड़ता था यार। फिर काफी फ्रेंड्स बन गए थे। हाँ तो यारी दोस्ती में कर लेते थे। अरे भाई आज भी मैंने छोड़ दो। हमारे जिम के 2 दरवाजे थे, एक तरफ से, दोनों तरफ से आ सकते थे। तो बंदा इधर से आता था, ऐसा लगा के उधर चला जाता। यार उससे फीस लेनी, आज मांगूंगा ऐसे जरूर, वो भाग रहा था वहां से। आपकी बातें सुनकर मुझे किस्सा याद आ रहा है कि जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो मंथ एंड पे जब फीस देने का टाइम होता है ना नए महीने की, तो उस दौरान वो ज्यादा टेंशन देते हैं। तो आसपास घूमते मतलब कि ये वाला थोड़ा ढंग से करो। ऐसे काम मैंने भी करे। जब मैं जिम में ट्रेनिंग करने जाता तो मैं भी यही करता था। लास्ट के दिनों में जब फी का टाइम नजदीक आता है, ज्यादा टाइम देना होता है एक्चुअली ना। अब जब प्रोफेशनल आप जब आप वहीं पे कोच होते हो, फिर धीरे धीरे आप प्रोफेशनल होते हो, तो फीस मांगना, ये वो सब चीजें ना थोड़ा मुझे लगता है कमर्शियल लाइन ना, कमर्शियल फीस थोड़ी अलग रखनी है। जैसे सेक्रेटरी टेबल नहीं, वो काम करने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए। हाँ नहीं मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये तो जोक था ना कि जो फिटनेस ट्रेनर मतलब होता है मेरे को ऐसा नहीं था थोड़ा ध्यान देता है बनना है। फिर बाद में जब कॉमिक्स का धीरे धीरे जब फॉरम आई थी राज कॉमिक्स वगैरह की, जब इंटरनेट आया एक्चुअल में कहा जाए तो धीरे धीरे मैंने इंटरनेट के थ्रू, मेरे एक फ्रेंड था उसके साथ हम थोड़ा, उसको गेमिंग का था, गेमिंग्स में जाना था, उसने थोड़ा बहुत गेमिंग भी, एक्चुअली 2D पहले कैरेक्टर डिजाइन वगैरह होता है, तो फिर उसके साथ करता था बैठ के। फिर उसके बाद कॉमिक्स का ही था मेरे को तो, और कॉमिक्स में भी राज कॉमिक्स, मतलब दिमाग में ही घुसा हुआ था कि अरे यार राज कॉमिक्स में देखेंगे। और फिर मुझे लगता था कि राज कॉमिक्स वाले कॉमिक्स बनाते हैं आर्टिस्ट, जैसे मम सर हो गए, मनु सर हो गए, और ये कॉमिक्स अपने शौक के लिए बनाते हैं, असल में कोई और काम करते हुए मतलब धंधा कोई और होगा, मतलब जैसे कोई मैकेनिक हुआ पड़ा या फिर कोई मतलब कहीं जॉब करता होगा, गवर्नमेंट जॉब होगी, टीचर होगा, उसके बाद फ्री टाइम लगता तो कॉमिक्स। मुझे नहीं पता था कि फुल टाइम जॉब है, रोजी रोटी इसी से चला रहे हैं। सो बस यही था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आर्ट लाइन में आ गया। घर वालों को काफी, मतलब कि मेरी सिस्टर ने काफी सपोर्ट किया मेरे को। नहीं, जैसे आप पहले बता रहे थे ना कि आपको घर वालों ने बोला था कि तू इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कुछ करवाया था। यार वही घर वाले तो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है पैसा कमाने को लेकर, कि अब मेरे फादर मर्चेंट में थे, मर्चेंट में बहुत पैसा है, ठीक है, शुरू में भी बहुत पैसा था, रिस्पेक्ट भी है सोसाइटी में। हाँ, तो बस उनका था कि उसमें चले जाओ, बट वो ये कि अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मेरी सिस्टर ने भी काफी सपोर्ट किया। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ उसका लेकर के, बचपन का ही है। जैसे हम ड्राइंग करते हैं ना, जब हम ड्राइंग करते हैं तो कई बार ना चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। जब मैं एंग्री फेस बनाता हूँ ना, तो वैसे आ जाता है, यूं देखने लग जाता हूँ। हाँ। जब मैं स्माइली फेस बनाता हूँ, मैं ऐसा स्माइल करता हूँ।
तो खुद को नहीं पता लगता। हाँ एक बार मेरी सिस्टर थी, मैं ड्राइंग बना रहा था, ये गुस्सा वाला है, उसने ना ऐसे करके ना मिरर मेरे सामने कर दिया हाँ। एकदम से, और मैं ड्राइंग बना था अपनी शक्ल देख के, क्या ये देख तो ऐसा होता है, देख रहा हाँ, हाँ। वैसे फीलिंग भी आती है। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। बस ये कुछ थे बचपन के किस्से। हाँ हाँ और करियर को तो बस धीरे धीरे जब लिंक हुआ, फिर संजय सर ने कांटेक्ट किया, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ मेरा, फिर धीरे धीरे कॉमिक्स बनी, और फिर शुरू में नहीं चली, मतलब कि पसंद नहीं आया। नहीं, संजय एक सेकंड, ये संजय सर से आप कब संपर्क में आए? संजय सर से मैं पिछले जन्म में संपर्क में मुझे याद नहीं यार मैं कब 2010, 11, 12। हाँ, फोरम में एक बात हुई थी, तो उसके बाद फोरम्स के थ्रू जानने लग गए थे एक दूसरे को। फिर उसके बाद उन्होंने डाला था कि मिलो, उनको था कि हाँ मेरे में पोटेंशियल है, तो वो उनकी पारखी नजर देख लेते हैं। मिलना हुआ, फोरम के थ्रू ही मिलना हुआ था। नहीं, फर्स्ट टाइम इन पर्सन कब मिले? फोरम तो इंटरनेट के थ्रू आप मिले, लेकिन पर्सनली कब मिले आप उनसे? पर्सनली फिर गया था मैं एक बार, पहले तो मैं गया अपना आर्टवर्क लेके, विवेक मोहन जी से मिला था। तो उन्होंने बस आर्टवर्क देखा, और मतलब अब यहाँ पे हम लोकल रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंधों में काना राजा में बहुत बड़ी ड्राइंग वहाँ है। जब वहाँ जाते हैं प्रोफेशनल लाइन में देखो, तो मैं गया, विवेक मोहन जी बैठे थे, मैंने कहा आर्टवर्क, मुझे लगा देख के चौंक जाएंगे, कुर्सी से उड़ जाएंगे ये। सुपर्ब। हाँ, तुम ही थे ये मेरे। मैं ज्यादा तुम्हारा नाम लिखूंगा। तो उन्होंने ऐसा रखा, यूं रख दिया साइड में, ऐसा रख दिया साइड में। मैंने कहा यार ये बंदा देख भी नहीं रहा है। तो था हाँ ठीक है। फिर फोन पे शायद उन्होंने संजय जी से बात की होगी, क्या अभी तो बच्चों वाला आर्टिस्ट है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा सा लगा। वो होता ही यार एक आर्टिस्ट को। मैं क्या करना, बच्चों वाला हो ना तो तुम्हारे आर्टिस्ट अभी पैदा भी नहीं हुए। और सही में कहो कि अहंकार कह लो या फिर नहीं, होता है, और कोई समझाने वाला नहीं था। हाँ, तो फिर धीरे धीरे फिर मैं चला गया वहां। फिर मैं संजय से मिला नहीं था उस दिन। फिर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड गया था, वो जो मैंने 3D वाला बताया था, जो 3D में था, वो गेमिंग में जाना चाहता था। फिर उसके थ्रू फिर जो है वो और मैं दोनों मिलने गए थे तब संजय सर से मुलाकात हुई थी। फिर हमने सोचा कि 3D में कुछ करेंगे, 3D में हम सुपर हीरो बनाएंगे, मॉडलिंग करेंगे। वो 3D में था, और ये उस समय शायद आर्टून्स और इसकी बात चल रही थी, मतलब नागराज की एनिमेटेड 2D की। तो ये कर रहे थे। सो बस उतनी फिर मुलाकात हुई। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा आर्टवर्क, फिर मैं वापस आ गया, आर्टवर्क डालता रहा थोड़ा बहुत फॉर्म पे। फिर एक बार संजय सर के पास स्क्रिप्ट थी, तो उन्होंने कहा कि चलो बनाते हैं। वफा और वफादार, चेक की जाए इसकी वफादारी। वो पहला हाँ, वफा पहली वो था, और वफादार सीरीज। हाँ, और जब आप ड्राइंग बनाते हो ना अपने लिए, तब आप बनाते रहते हो, पता नहीं लगता। लेकिन जब आपको स्क्रिप्ट पढ़ के बनानी पड़ती है ना, तो हर एक आर्टिस्ट को लगता है यार ये सबसे मुश्किल काम मुझे क्यों दे दिया। ये तो सबसे मुश्किल स्क्रिप्ट मुझे दे दी है। बाकी आर्टिस्ट तो मतलब अब तो जो कॉमिक आई थी सब आसान थी। और जब यही ब्रीफ मिला करता था। हाँ, जब आप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग बनानी पड़ती है ना, फिर आपका घोड़े खुलते हैं। फिर भाई ये क्या चीज है। फिर धीरे धीरे मार्केट में फिर वफादार ज्यादा मतलब उतना सही गया नहीं उसमें आर्टवर्क, तो मतलब कि फिर वो काम कम हो गया, मतलब दिया नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा यार काम तो चाहिए, आर्ट फील्ड में तो घुस ही गए हैं। फिर मैंने दिलीप चौबे सर से उस समय उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने दिया, सचिन गुप्ता हैं, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है उनकी कंपनी, तो चिल्ड्रन बुक्स में फिर मतलब ये घूम फिर के यही है, चिल्ड्रन बुक्स हैं, माइथोलॉजी है या कॉमिक्स हैं, पब्लिशिंग लाइन में यही है कि या फिर वो चंपक वो आ रहा है। सो चिल्ड्रन बुक्स में फिर मैंने काम किया। फिर मैं एज ए जॉब मैं प्रॉपर दिल्ली गया, और तब मैंने जॉब करी, वहाँ पे रुका, मतलब वहाँ पे फिर वहाँ का लाइफस्टाइल ये वो सब दिल्ली में रुका। हाँ, मतलब मैं फ्रीलांस नहीं था तब मैं फिर जॉब की, और मतलब आदत वही फ्रीलांस वाली थी, मतलब कभी काम कर रहा हूँ मूड से, तो कभी नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब जॉब वाला पर्सन हुई नहीं। किनके पास जाके करी थी आपने? क्रिएटिव कॉन्सेप्ट में बताया ना, सचिन गुप्ता हैं, और तो उनके यहाँ मैंने कुछ चिल्ड्रन बुक्स के प्रोजेक्ट किए। उसमें भी मतलब थोड़ा रियलिस्टिक में ही था, मतलब मैं कार्टून वगैरह कम ही बना पाता हूँ। मतलब एक स्पेशलिटी हो जाती है आर्टिस्ट की, कोई चिल्ड्रन बुक्स में करते हैं तो काफी अच्छा करते हैं, कुछ दोनों भी कर लेते हैं, लेकिन वो है कि एक ही रखनी चाहिए। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि मतलब उस समय मुझे लोग कहते थे यार मार्केट से रियलिस्टिक गायब हो गया है, रियलिस्टिक में नहीं जाना चाहिए। यार जब तुम रियलिस्टिक ही देख देख के, मार्केट से एक्चुअली कोई चीज गायब और वो नहीं होती है, मतलब चलता रहता है ये। आपको कमर्शियल फिर मुझे लगा कार्टून ही सीखने पड़ेंगे मुझे तो यार, सुबह तो कहाँ है। फिर मेरी एडुकॉम वगैरह में भी जॉब लगी थी, मतलब अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में, वहां पे सब
हाँ। वहां जाके उन्होंने कहा ये बनाओ चिड़िया तोते और ये कार्टून से, मैं वहां सुपर हीरो बनाने लगा था बैठ के। तो कहते यार तुम यहाँ जॉब कर रहे हो तुम्हें पता है तुम क्या जॉब कर रहे हो? मैंने कहा, पता तो है भैया। तो फिर मैं मतलब वहां 2 हफ्ता क्या भाग गया वहां से। रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, सो बस यही था। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे फिर मैं एड एजेंसीज में लग गया। संजय ओझा हैं, उनकी ड्राइंग रूम है, उनकी एजेंसी मतलब स्टूडियो है, मतलब कंपनी है उनकी प्रॉपर। हाँ। तो वो एड्स का काम करते हैं। फिर मैं स्टोरी बोर्ड्स में लगा, तो मुझे वो काम अच्छा लगा। चिल्ड्रन बुक्स में है कि आपको स्टाइल दे देंगे, जैसे डिज्नी वालों का स्टाइल कॉपी करो, इसका स्टाइल कॉपी। अब आर्टिस्ट बहुत मुश्किल होता है, कमर्शियली घुसना पड़ता है तो करना पड़ता है क्लाइंट के, कि आप पैसा कमाने तो क्लाइंट के ब्रीफ के हिसाब से लेकिन मन वही था कि यार मेरा अपना काम और अपना वो। फिर धीरे धीरे स्टोरी बोर्ड में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई स्टोरी बोर्ड में भी है कि आपका अपना काम, जैसे ड्राइंग करते हो उसको समझ आनी चाहिए क्लाइंट को कि यार सीन में हो क्या रहा है। उसको ये नहीं लेना कि यार ये उस स्टाइल में बना या फिर बहुत जिमली स्टाइल में बनाया, नहीं। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मुझे स्टोरी बोर्डिंग से स्टोरी टेलिंग करनी आई कि भाई हाँ स्टोरी टेलिंग कैसे जाती है, सीन बाय सीन। और एक्चुअली में स्टोरी बोर्डिंग ऐसी चीज होती है जो आजकल एड्स बन रही है ना, जो आज की जनरेशंस हैं, तो उसमें आपको आजकल के माहौल के हिसाब से आप क्या ड्रेसअप पहनते हो, कपड़े क्या चल रहे हैं, फैशन क्या चल रहा है, कैसी गाड़ियां चल रही हैं, और क्या मॉडल्स चल रहे हैं, कैसे इंटीरियर होता है, घर का किचन दिखाना तो कैसा हो रहा है, मॉडल किचन कैसा हो गया। लेकिन अगर कॉमिक्स में जाएंगे तो हम वही मोटे मोटे मस्कुलर आदमी, वो एक क्राइटेरिया, एक ब्रेक आया, वो तोड़ा मेरा एक उस स्टोरी बोर्ड की फील्ड ने। क्या नहीं, पतली पतली लड़कियां बननी चाहिए, हम पूरा मतलब असल लाइफ में से थोड़ा होते हैं लोग, हॉट फीमेल कैरेक्टर, हाँ मस्कुलर, हम ऐसे ही बनाते थे। जब मैं शुरू में वो उसमें बनाता था, कह रहा है इसके डोले थोड़े कम करो, मैंने मजदूर बनाया बड़ा तगड़े तगड़े। तो धीरे धीरे वो चीज आपकी टूटती है, सीखते हो मार्केट में। और मुझे ये अच्छा रहा मेरे साथ कि मैंने जॉब किया, कि शुरू में जॉब करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेशर पड़ता है, आप उसमें मोल्ड होते हो, ढलते हो क्लाइंट के अकॉर्डिंग। अब वो चीजें मतलब कि हेल्प करती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब बहुत हेल्प करती हैं। फिर धीरे धीरे फिर मैं दोबारा से कॉमिक्स में आ गया हूँ, अब प्रॉपरली कॉमिक्स ही कर रहा हूँ फिलहाल मैं। कर रहे हैं आप। सो आपके आइडल्स अगर मैं कहूँ तो कौन कौन थे जब आप कॉमिक्स को आपने सीरियसली लेना शुरू किया? पहले तो अनुपम सर हैं, मनु सर हैं। अच्छा। जो इंडियन कॉमिक्स हैं, बाहरी कॉमिक्स उस समय नहीं थी इतनी यहाँ पे। हाँ, फैंटम का भी मुझे आर्टवर्क अच्छा लगता था, जो ली फॉक्स सर ने बनाया था। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं इस फील्ड में घुसा तो मुझे पता लगता रहा, जैसे आर्टिस्ट और काम लेके मतलब उनके पीसी में काम होता था, मेरे वैसे खुद कलेक्शन करने का मुझे कोई शौक नहीं था। मेरा आप देखो, मेरे कोई कॉमिक नहीं पढ़ी, जो मेरे को भेज देते हैं सर वो कॉमिक्स पढ़ी है, मेरे कभी नहीं खरीदी मैंने कोई कॉमिक, ना मैंने कोई आर्टवर्क ऐसा वो रखा है कि यार मेरे को फलाना उसका हुआ है। हाँ, कंप्यूटर में थोड़ा बहुत आर्टवर्क रख लेता हूँ, मैं बुक्स वगैरह वो नहीं है। सो बस फिर उसके बाद धीरे धीरे लगा कि हाँ एक्चुअली मैंने स्टाइल कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक आर्टिस्ट, अब मुझे लगता है कि कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये उससे ऊपर है उससे नीचे है, सबका अपना स्टाइल है। नहीं, बट स्टार्टिंग में तो किसी न किसी का फॉलो करते हैं ना स्टाइल। अनुपम सर, मनु सर, फिर उसके बाद जिमली है, धीरे धीरे इंटरनेशनल जो काम आप जानने लग जाते हो, जिमली है, एलेक्स रोज हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो फिर कलरिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे कलरिस्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर। सो ऐसे बात नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर किसी का नाम ले। अच्छा। कोई काम अच्छा सा किया हो किसी का, अच्छा लगता है। कई बार कोई पेंटर दीवार पे ऐसी करके चला जाता है, मुझे उस पेंटर का काम भी कई बार लगता है यार इसने बहुत बढ़िया काम किया है। तो अंबुजा सीमेंट का बना के चला गया दीवार पे। अरे अंबुजा सीमेंट मेरे को बड़ा फील लगता था कि मस्कुलर बॉडी और इतनी बड़ी दीवार पे कैसे बना दिया। तो अच्छा लगता है। और ये स्वामी भक्त रखवाले, हाँ ये बहुत है। हाँ। मैं मिलवाऊंगा अगर टाइम होगा तो। हाँ। तो आप देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। हाँ, अभी कुछ साल अभी बचे, बहुत ज्यादा किया मानता हूँ, लेकिन आपने भी मेरा एकदम फ्लो तोड़ दिया। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम हो गया था तो फिर मेरे से बर्दाश्त में मेरी एक्शन निकल पड़ी। नहीं ठीक है, तो आप अभी अपनी एक्सरसाइज करो, 3-4 क्वेश्चन हैं वो थोड़ी देर बाद कर लेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाबा, मिलते हैं। आप नहीं करोगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, दिल्ली से यहाँ दौड़ते हुए आया हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं ही करता हूँ आपके हिस्से की भी। Three hours later. ओहो, फाइनली। तो दोस्तों, हमारे कसरती बदन वाले दिलदीप भाई जी की
कसरत हो चुकी है, एक्सरसाइज का टाइम पूरा लिया इन्होंने, कितना घंटा 1.5 घंटा जो भी किया, 2 दिन 2 दिन, हाँ लास्ट, सॉरी अभी तो टाइम मतलब आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ टाइम। हाँ। तो 2 दिन के बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है, फाइनली इनका सेशन ओवर हो गया है। तो हाँ, आगे शुरुआत करते हैं। हाँ जी। आखिरी पड़ाव है हमारे सवाल जवाब का। हाँ जी। ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये मैं चाहता हूँ कि आप पूरी, जैसे अभी ईमानदारी से सवालों का जवाब देते आए हैं वैसे ही इसको दें। इम्पोर्टेंट आपकी एग्जैक्ट फीलिंग कैसी है, ठीक है? ATM का पिन नंबर पूछने वाले हो क्या? इम्पोर्टेंट। हाँ जी। तो कैमरे पे थोड़ा पूछूंगा वो, अच्छा। हाँ मुझसे पहले कोई और फायदा उठा ले जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि आपने मतलब ड्रॉ करना तो काफी टाइम पहले से प्रोफेशनली शुरू कर दिया था, 2010 ऑनवर्ड्स अगर मैं कहूँ तो, लेकिन आपकी जो मुख्य तौर पे जब वो उभरना हुआ एक आर्टिस्ट के तौर पे, तो एक आर्टिस्ट के तौर पे आपको हमने जब डोगा को आपने बिल्कुल वेल प्रोपोर्शनेट वे में, एनाटॉमिकली मतलब बिल्कुल करेक्ट वे में आपने उसको ड्रॉ किया, जो हमें मनु सर का की याद दिलाता था, ठीक है? क्योंकि मनु सर जाने जाते हैं बेहतरीन आर्टवर्क के लिए। तो उससे फिर हमको मतलब आपने हमारे लिए डोगा को फिर से जीवंत कर दिया था, डोगा जो किरदार था। तो मेरे को आप ये बताइए कि शुरुआत में तो अपने आइडल को हर कोई आर्टिस्ट फॉलो करता है, उससे प्रेरणा लेके ड्रॉ करता भी है और उसकी सराहना होती है, और जब उसको कंपैरिजन होता है तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दौर ऐसा आता है उसके बाद वो अपनी खुद की पहचान ढूंढता है आर्टिस्ट कि यार ये तो मनु सर वाला डॉग इन्होंने ड्रॉ किया है, दिलदीप जी ने, ये वो। तो किस पॉइंट पे आपको उस चीज से उकताहट होनी शुरू होती है या हुई है, या क्या एग्जैक्ट फीलिंग होती है आपकी कि भाई मैं मनु जी पार्ट 2 नहीं हूँ और मैं मनु जी जूनियर नहीं हूँ, मैं दिलदीप हूँ, दिलदीप सिंह हूँ? तो उस टाइप का कुछ एक अंदरूनी फाइट होती है या वो पता लगा कि मतलब इसको ऐसी फीलिंग होती होगी। वेल एक्चुअली आर्टिस्ट के अंदर ना, मैंने देखा सभी आर्टिस्टों के अंदर ना हल्की सी एक हेल्दी जेलसी जरूरी है कि यार मैं ये तो कर रहा हूँ, ठीक है, इंस्पायर होते हैं, लेकिन मन में रहता है कि थोड़ा सा आगे निकलें या अलग वे में आगे, मतलब अलग पहचान बनाएं। ऐसा नहीं कि मतलब उनका अपने हर एक आर्टिस्ट का अपना क्या कहते हैं अंदाज होता है, स्टाइल होता है। हाँ, उनका स्टाइल वो है, वो स्टाइल तो मतलब कोई और नहीं पकड़ पाएगा। सभी को अपने स्टाइल में ही आगे निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने स्टाइल में उसको किया है, बाकी आर्टिस्ट अपने स्टाइल में कर रहे हैं। अब अनुपम सर का अपना अलग था क्राइटेरिया। जब भी मैं देखता था कि अनुपम सर का नाम है तो कथा एवं चित्र, ये कथा एवं चित्र में जब नाम आएगा ना तो मुझे लगता है यार ये बंदा तो कंप्लीट पैकेज है। तो इसी तरह मतलब जैसे मनु सर का किया शुरू में धीरे धीरे, उसके बाद एक्चुअल में मनु सर ने भी धीरे धीरे डोगा की एनाटॉमी आर्मर चेंज किया, एनाटॉमी में फर्क किया कि बहुत ज्यादा बल्कि इंसान बहुत ज्यादा नहीं भाग सकता। मतलब पहले डोगा काफी मतलब बल्क में ले गए थे उसको, बहुत बल्कि बना दिया था। और अब जो मैंने नोटिस करी कि जो डोगा का पहले का आर्मर था ना, शोल्डर के यहाँ निकला हुआ, तो उसका रिब केज काफी दिखता था, वी शेप दिखती थी, तो उससे काफी अच्छा सॉलिड और बल्कि लगता था वो। लेकिन अब जो आर्मर पूरा पैक हो गया है, उससे उसकी वी शेप और एब्स और ये चेस्ट तो ये नीचे पूरा दब गया है और आधी एब्स भी दब जाती हैं। उससे पता है कि कैरेक्टर थोड़ा सा दुबला लगता है। और ये चीज मुझे थोड़ी सी और लगी थी। मैंने कहा मेरे को ये आर्मर एक्चुअली में पसंद नहीं है, लेकिन इससे बॉडी स्ट्रक्चर में काफी चेंज आता है। और आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे देखने से भी कि यार एक को आप कोट पहन लो शोल्डर में जिसमें रुई सी भरी होती है, वो उससे बंदा नेचुरल वो लगता है। तो ऐसे ड्रेसअप से भी काफी फर्क पड़ता है। और जहां तक वो देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत कई बार लगता है कि यार ठीक है, मनु सर का एक अपना दौर है, अभी भी वो आएंगे तो अपने स्टाइल में ही ड्रॉ करेंगे, कॉमेंट्स करेंगे, मैं अपने स्टाइल में करूंगा। और ये नहीं कि मतलब सिर्फ डोगा ही कैरेक्टर बचा है। जो मैं चाहता हूँ कि मैं और भी कैरेक्टर बनाऊं। काफी कैरेक्टर्स हैं जैसे मतलब कि जो कि जिनको ड्रॉ करने की जरूरत है, एंथनी है, और राज कॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, नहीं तो अब तो खैर अल्फा कॉमिक्स हैं, वो शायद अपने नए कैरेक्टर्स निकाल रहे हैं, इसमें से कुछ की ड्राइंग मैंने करी है, आइडिया संजय सर के ही हैं। जैसे बीच में ब्लैक निकाला था उन्होंने, पीछे ऐड देखी होगी, तो वो फिर कुछ डिस्प्यूट्स हैं शायद जो भी हैं उनकी वजह से अब शायद वो अपने नए कैरेक्टर लॉन्च करेंगे, तो वो शुरू से ही हमारे से जुड़ेंगे, वो अपनी आर्टवर्क की अलग लेगेसी बनाएंगे, आर्टिस्ट उनसे जुड़े और उन आर्ट्स को आपके नाम से ही मतलब जाना जाएगा। हो सकता है होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जैसे अगर कैरेक्टर डिजाइन आर्टिस्ट अच्छा करता है तो कैरेक्टर डिजाइन करवा लिया, बाकी आर्ट वर्क कभी और कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। पब्लिशर के ऊपर है कि वो किससे पूरी कॉमिक बना। एक बार कई आर्टिस्ट बिजी होता है कैरेक्टर में, वो चाहता है कि यार मैं वो बनाऊं, लेकिन वो बना नहीं पाता और फिर दूसरे उसमें चले जाता है। तो सबका अपना अपना है। जैसे धीरज वर्मा भेड़िया बनाते थे, अब ऐसा है कि नाम जुड़ना ना, आर्टिस्ट का नाम जुड़ना कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा वो दबाने वाला बात है।
अगर बैटमैन का देखा जाए कि बैटमैन इतना नया कैरेक्टर बना रहे हैं, लेकिन हर एक कैरेक्टर अपना बैटमैन का अलग है। मूवी में देखो जो भी क्रिश्चियन बेल वगैरह बैटमैन हाँ, बनते हैं, हाँ। अपनी बैटमैन की लेगेसी वो अलग छोड़ के अलग जाते छोड़ के जाते हैं, हैं। ये नहीं कॉपी यार उस आर्टिस्ट का आएगा तभी मैं कॉमिक रीड करूंगा, रोड करूंगा। ये चीज क्रिटेरिया गलत है। और ये जो जोड़ना यार, अब मोनिका जो बनाते हैं जैसे ही बनाएंगे, जो आर्टिस्ट सुंदर लगनी चाहिए कि हाँ ये मोनिका है, और हाँ। थोड़ा बहुत कैरेक्टराइजेशन आना चाहिए हाँ हाँ कि हाँ हाँ। ये मोनिका है, ये सूरज है, ये अदरक चाचा है, जैसे उनकी गोटी वो दाढ़ी है, वगैरह रहती है, ये हाँ। सब है। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल एज इट इज वो ही बनाना, हाँ, तो हाँ। वो तो आप आर्टिस्ट को दबा रहे हो। दबा रहे हो, उसकी वो क्रिएटिव fan फ्रीडम को था। दबा रहे हो। फैन वो यार शुरू में तो वो अपना आर्ट स्टाइल एक्सप्लोर करेगा, उसको करने दो, थोड़ा बहुत निकल के आएगा बिल्कुल ही ज्यादा। और वो विल पावर उसकी आर्टिस्ट की है कि भी हाँ वो बना रहा है कि हाँ मेरे को फिर भी डोगा बनाना है, मेरे को फिर भी डोगा बनाना है, लाते पड़ रही है फिर भी डोगा बनाना है। हाँ। तो ये तो जिद्दी पने वाला कह लो कि वो था। और मैंने ऐसे जैसे बोला कि मैंने स्टोरी बोर्ड्स किया है, तो उससे मेरा थोड़ा सा अलग टाइप का माइंड की खिड़की खुली है, तो वो चीजें काम आती हैं। अब उस समय जो डिजाइन चलते थी, कारें चलती थी या सब ड्रेसअप होते थे, आज मोनिका को वैसे कपड़े पहनाएंगे तो वो आजकल के उसमें नहीं वो फिट होएगी, नहीं या fit होएगी। फंकी है जैसे सूरज की एक्सरसाइज की आउटफिट। हाँ मेरे को थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा वो है इसमें कि सूरज का जो जिम एक्सरसाइज करने वाला पोर्शन है ना, वो काफी अभी अनछुआ है। एक्सरसाइज अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में जाओ ना, अब इतनी बूम कर रही है, और फिटनेस इंडस्ट्री को लेके कोई ऐसी कहानी लिखी जाए, मेरे माइंड में भी है ऐसी कहानी, और मैं संजय सर से डिस्कस भी कर चुका हूँ। वो वाला एस्पेक्ट है कि मतलब सूरज सिर्फ एक्सरसाइज, अभी देखा जाए ना तो फुल टाइम फिटनेस ट्रेनर जॉब, हाँ हाँ, और वो सुबह से लेकर शाम तक वो अपना कंपटीशन भी खेल रहे हैं। अब इतने मिस्टर ओलंपिया है, मिस्टर इंडिया है, मेंस फिजिक है, क्लासिक फिजिक है, उसमें हम दिखा सकते हैं कि सूरज के लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सूरज पार्टिसिपेट कर रहा है। अब वो डोगा वो पार्टिसिपेशन और डोगा बनने के बीच जो जद्दोजहद है, वो उसको कैसे हैंडल करता है, कैसे हैंडल करता है, ये तो बहुत तगड़ा एस्पेक्ट है जो नहीं अभी उसमें एक्सप्लोर हुआ। और हो सकता है कोई ये देख के, वीडियो देख के कोई आइडिया इसका दिमाग में भी आ जाए, किसी की बत्ती जल जाए। बट नहीं अब तो आपका कॉपीराइट हो गया, आपने पहले बता दिया ना। हाँ मैंने बता दिया, अच्छा कि ये तो अच्छा हो गया। हाँ, ये टाइम स्टैम्प लग ये जाएगा। तो मतलब बहुत पहले से मेरे दिमाग में आइडिया कि मैं संजय सर से इसको लेकर डिस्कस करूंगा। सो बस ये कि हाँ बस ये कि इतना वो नहीं है, अब बस थोड़ा सा लगता है कि हाँ मनु सर का अपनी लेगेसी थी, मेरी अपनी लेगेसी होनी चाहिए। दिलदीप भाई, हम सभी चाहते हैं कि बहुत जल्दी एक हालांकि आई थिंक मुझे ऑलरेडी लगता है कि ये आपका नाम, आप एक अलग छाप छोड़ चुके हो। मनु सर का डोगा से हटके आप दिलदीप जी वाला डोगा वाले फेस में आ चुके हो। एंड आई होप कि ये जो परसेप्शन है और ये जो मतलब ये फैले चारों तरफ। नहीं एक्चुअली अब और जितने लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत एटलीस्ट है अब ये एक्सप्लोर करने के लिए, कैरेक्टर्स और हैं, ये सिर्फ नहीं कि डोगा भी टिके रहना। नहीं वो तो अलग बहुत बात है, characters लेकिन हैं। डोगा के साथ इतने इमोशन जुड़े ना सबके, हाँ। आपके खुद के, आपका फेवरेट कैरेक्टर रहा है वो, तो मतलब इसको फिर से जीवन कर लिया, वो भी चलता रहेगा, बट बाकी दुनिया और भी है काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। अगला सवाल मेरा ये है कि राज कॉमिक्स के साथ मतलब भाई संजय गुप्ता के साथ आपने काम कर लिया काफी, और पहले जब राज कॉमिक्स एक सिंगल बॉडी थी, डिवाइड नहीं हुई थी 3 भाइयों में, तो उनके साथ आपने काफी काम कर लिया, बट उसके अलावा भी आपने देसी विदेशी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो कुछ एक के बारे में आप बताइए कि कहाँ कहाँ आपने अभी तक काम किया है, कुछ हाइलाइट्स वगैरह। वेल एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन कुछ एक हैं, जैसे इंडिया में तो विमानिका कॉमिक्स है, विमानिका, हाँ, और भी हैं, मतलब थोड़ा बहुत चली थी बात, लेकिन बीच में प्रोजेक्ट वो आ नहीं पाए, थोड़ा बहुत मतलब चल नहीं पाया उस ढंग से, और तो बीच में ड्रॉप हो गया। अभी एक आधा इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के लिए मैंने काम किया है, प्रोजेक्ट शेडो नाम से है बुक, और वो क्राउड फंडिंग के थ्रू काम करते हैं, वहाँ पे कुछ पब्लिशर्स होते हैं, वो किकस्टार्टर एक वेबसाइट है, वहाँ पे बुक्स डालते हैं, तो लोग फंड करते हैं, जब उनको फंडिंग हो जाती है तो वो काम शुरू करते हैं। हाँ मतलब आधा काम कर लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि ये काम चल रहा है, ये चल रहा है, आप फंड करो, और आपको बुक जो फंड करते हैं उनको बुक्स देते हैं, वो जो प्रोडक्ट आप बना चुके हो तो प्रोवाइड कराते हैं, जो ज्यादा फंड करता है उसको पोस्टर्स वगैरह भी देते हैं, क्या बात है, अलग अलग तरह की और देते हैं मर्चेंडाइजिंग वगैरह।
तो ये अच्छा क्राइटेरिया है, मतलब जो फ्रेशर्स हैं जो अपने कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं, मतलब वहाँ अमेरिका वगैरह में तो अच्छा फंड कर देते हैं लोग। हाँ हाँ। और नए स्टार्टअप्स को लेकर सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं है, बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो खुद अपना आइडिया कुछ जैसे किसी ने कुछ इन्वेंशन किया है वो किक स्टार्टर पे डाल सकता है। तो इस तरह कॉमिक्स हैं, आर्ट को काफी माना जाता है। तो प्रोजेक्ट शैडो है उनके लिए काम किया है, और बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब कॉमिक्स में भी मैं बहुत कम रहा है उस ढंग से देखा जाए तो मेरा, मतलब मैं स्टोरी बोर्डिंग में मैं 8-9 साल लग गया हूँ। हाँ, अच्छा। तो वो मतलब उससे मैं कॉमिक्स से मतलब उसमें लेकिन ये कि नाम नहीं होता। हाँ, मैंने इतने एड्स के लिए किया है, जैसे मतलब वो एक पहचान नहीं मिलती आर्टिस्ट को शुरू। हाँ, ये है कोलगेट है, फलाना ढिमका, डाबर है, हाँ, कुछ तो मैंने देखे भी, एड्स हाँ। कर लो, लेकिन वो एड आपकी टीवी पे आएगी, वो एड जो एक्टर रोल कर रहा है वो प्ले करते हैं। हाँ, वो स्टोरी बोर्ड तो बहुत पहले का प्री प्रोडक्शन हाँ, में आता है। हाँ, प्री प्रोडक्शन नाम वाले ही नहीं फेस में जाएगा आपका कहीं पे, कोई जानता ही नहीं है, जो वो बस इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, जो जैसे दो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हाँ, वो आपको जानते होंगे, या तो फिर जिस आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो वो जानते होंगे। हाँ, नाम नहीं पब्लिश होता कहीं पर भी। और कॉमिक्स में लेकिन नाम आता है, अगर आप फ्रेशर हो, राज कॉमिक्स में है कि आप फ्रेशर को चांस देती है, मतलब एकदम से नाम पता लग जाता लोगों को, यार ये आर्टिस्ट है, चाहे उसका खराब काम हो, खराब तो नहीं कह सकते, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब उतना मैच्योर आर्ट नहीं होता, बट ठीक है। लेकिन अगर एक बार नाम चल जाता है वही बहुत होता है, वही बहुत एक्सपोजर के लिए। हाँ। यार एक नाम चल गया और राजों में नाम आ गया तो काफी वो आप जानने लग जाते हो। अभी डोगा की सीरीज के ये रक्त कथा सीरीज ही बनाई है, कंप्लीट सीरीज जो मैंने डोगा की अब तक करी है। निर्मूलक भी मैंने स्टार्ट करी थी, लेकिन लास्ट के कुछ पार्ट्स में लास्ट के पार्ट के कुछ पेजेस नहीं बना पाया था। हाँ, तो देखा जाए तो ये पहला कंप्लीट डोगा का प्रोजेक्ट होगा, सीरीज पूरी। हाँ, ड्राइंग इसमें मेरी है। और एक मैंने संजय सर को बोला, मैंने कहा देखो ये पहला डोगा की सीरीज है जिसमें मैंने पूरा काम किया है। और संजय सर कहना एक बात और नोटिस करना, ये एक सीरीज ऐसी है जिसमें पूरे सीरीज के कवर में विलन आया है। हाँ, बिल्कुल 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 विलन ड्रॉ हुआ है। आजकल मैंने देखा था कि काफी दोस्त लोगों ने जो आया ना जावदकर, उसमें भी डोगा और हल्कान दोनों खड़े हैं। नहीं ठीक है, वो देखना जो 4 पार्ट अभी तक आया ना, मैं भी परसों नोटिस कर रहा था, तो मैंने सबको लगा के देखा। बाकी बहुत जानदार बन पड़े हैं। हाँ, मतलब ये लास्ट वाला तो हल्कान होगा, बहुत ही जबरदस्त था। हाँ, ये तो मेरे दिमाग में था, और फिर मैंने संजय सर से ऑप्शन वगैरह हम शेयर करते रहते हैं कि ये बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, फिर उसमें से चूज करते हैं। तो मेरे माइंड में था कि ये तो मैं इंसिस्ट करके यही बनवाऊंगा, कि अगर कोई और भी पसंद करना, ये मेरे को था कि इसमें फुल अपील है। और बाकी कवर्स भी अच्छे बने हैं, और नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाकी आर्टिस्ट भी। एक काम करना ना संजय सर को ना, जो जावदकर वाला जो टाइटल कवर है ना, कवर आर्ट, वहाँ पे डोगा हल्कान सिंह बड़ा सा, एक छोटा सा दिलजीत सिंह बना देंगे। समापन अंक, या जहाँ पे समाप्त लिख रहे होंगे ना, वहाँ पे आपका स्माइल करता हुआ चेहरा कि खत्म हो गई कॉमिक्स यहाँ पे सीरीज। अरे अच्छी बिक्री है, बिकने तो नहीं, तो उसके बाद ज्यादा रिस्क नहीं है ना। उसके बाद सीधा कलेक्टर एडिशन आएगा। हाँ, ये बात। एनीवे, करंट जो क्रॉप है, मतलब यंग आर्टिस्ट की, उनमें से कोई है पसंदीदा आपका? यार पसंदीदा मेरा, कुछ एक काम जिनका काम थोड़ा अच्छा लगता हो। काम सभी अच्छा कर रहे हैं यार, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट एक आर्ट बना के वो खत्म हो गया। हाँ, अंदर से जब तक बेस्ट नहीं आएगा ना, मतलब कभी ना कभी कोई एक ऐसा आर्ट है जो नौसिखिया आर्टिस्ट भी बेस्ट बना देता है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि मतलब वो फ्रेशर है अभी। अब मैंने शुरू में जब डोगा बनाता था ना अपने माइंड से, मैंने कुछ ऐसे पोस्टर्स बनाए हैं जो मतलब कि फिर मेरे दिमाग में होता था कि यार ये सीन होना चाहिए। जैसे वो डोगा पिल्ले हैं और बारिश हो रही है, उसके ऊपर ऐसे वो चद्दर करके बड़ा बैठा है और उनको बारिश से बचा रहा है। मुझे सिर्फ ये सोच थी कि यार ये, अब मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बना गया क्योंकि मुझे उस सोच को ढालना है। तो मैं आर्टिस्टों की आजकल की बात कर रहा हूँ कि वो किस ढंग से सोचते हैं। आज मैंने कहा ना, जब दिमाग और हाथ का कॉम्बिनेशन वो सेट होने में बहुत टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर आप उनके दिमाग में वो चीज है, वो ब्रह्मांड का दृश्य वो घूम रहा है, वो बना नहीं पा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कह सकते वो खराब आर्टिस्ट है। उसका दिमाग उस लेवल पे सोच रहा है, लेकिन हाथ उसका साथ नहीं दे रहा है। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक दो आर्टिस्ट का नाम ले लोगे ना, तो बाकी तो बुरा नहीं मानेंगे। वो जिनका नाम ले लूंगा वो भी ज्यादा अच्छा ना मानने लगे। नहीं, मैं सारे आर्टिस्ट बैलेंस होते हैं, सारे आर्टिस्ट बैलेंस होते हैं, सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं। और जो कमर्शियली जिनको काम मिल रहा है, मैं मतलब कि खुश हूँ उनके लिए कि यार आप कमर्शियली आ रहे हो, बहुत अच्छा है कि नए आर्टिस्टों को काम मिलना चाहिए। और बहुत से पब्लिशर्स हैं। मैं तो क्या, उस समय इतने पब्लिशर्स नहीं थे, उस समय सिर्फ राज कॉमिक्स थी इंडिया के अंदर, तो कॉमिक्स में जिसको अपने
कीड़ा कॉमिक्स में निकालना है। वैसे चिल्ड्रन बुक्स में जाओ, फिर मैंने देखा वहाँ पे स्टाइल्स का रगड़ा है, वो नाम नहीं आ पाता। हाँ। अब कई ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो चिल्ड्रन बुक्स में ही काम कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं जानते। उन्हीं का बता दो या फिर जो अभी कंटेम्प्रेरी हैं, जो अरे यंग ब्लॉग्स, यंग किड्स ऑन द ब्लॉग। यंग्स तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत जैसे अभी जिनका काम आ चुका है, जैसे तदम ही कह लो। हाँ, तदम जादू, तदम है और गौरव श्रीवास्तव है। अरे वाह, और जो गौरव मतलब श्रीवास्तव खुश रहेंगे यंग बोल के। मतलब वो मैंने कहा जिनका काम आ चुका है मार्केट में। हाँ, जो यंग मतलब बिल्कुल जैसे जिनका काम पब्लिश नहीं हुआ, मैं उनका तो अभी नहीं पब्लिश्ड आर्टिस्ट का ही पूछ रहा था मैं। हाँ, और सुमित कुमार है। हाँ, वो बहुत है, वो बहुत अच्छा आर्ट कर रहे हैं। और वैसे मैंने आपको पहले ही कहा ना, इस कॉमिक इंडस्ट्री में आर्टिस्ट ही गिने चुने हैं। मतलब फिर मैंने छोड़ा कौन सा? किसका नाम छोड़ो और किसका नाम लो, सभी अपने स्टाइल में अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि किसी आर्टिस्ट को उसके स्टाइल से मैच करती हुई स्टोरी मिलती है कि नहीं। हाँ, सबसे बड़े कि अगर आप मेरा अगर हैचिंग और ग्रिटी और रेंडिंग टाइप का स्टाइल है ना, तो मैं हॉरर में अच्छा जाऊंगा। या डोगा जैसा कैरेक्टर है जिसमें रात के डार्क शेड है। हाँ, अब मैं फनी कैरेक्टर उसमें नहीं जाएगा, या फिर कोई परियों की कहानी और वो आप कभी बांग्ला बनाओ तो कैसा बनेगा? हाँ, वो बिल्कुल ही अलग बनेगी। वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो स्टाइल है। अब जैसे वो डीप जॉय है कर रहा है, वो थोड़ा सा उसका वो ये स्टाइल उसका है, है हॉरर स्टाइल वाला, हॉरर स्टाइल है, थोड़ा सा उसमें जाएगा, वो अच्छा जाएगा। ठीक है। गौरव का काफी नीट है। तदम का एक बैलेंस लगता है काम कि हाँ वो हर जगह चल सकता है उसका काम, मतलब कि उसमें हॉरर में भी चला जाएगा सुपर। लेकिन मुझे लगता है कि वो डिटेक्टिव कॉमिक्स बहुत अच्छी बनाएगा। अच्छा, मतलब कि जैसे ड्रॉ करेगा उसमें। अच्छा, मतलब वो रियलिस्टिक और उसमें काफी ठीक रहता है। और भी हैं, सुमित कुमार है जैसे, और मैंने क्या नाम लिए हैं, गौरव श्रीवास्तव हो गया, सुमित कुमार हो गया, तदम जादू, और भी हैं जो अभी कुछ मतलब ठीक है। ये एक्सप्लोर करने में टाइम लगता है यार। हाँ, अभी मैं इतना ज्यादा, मैं बस काम देखता हूँ और मैं नाम भूल जाता हूँ। एक आधा और है जो, ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम कई बार एक बार माइंड में एकदम से आते नहीं है। हाँ, मैं बाद में बता दूंगा, बाद में नीचे ऐसे नीचे मतलब मेंशन कर देंगे। राज कॉमिक्स में भी काफी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है कम ही है। नहीं, अब किसी को तो नाराज होंगे। हाँ, नहीं अभी कम है राज कॉमिक्स में, फ्रेशर्स शायद अभी कम आ रहे हैं। मेरे को लगता है आगे चांस देंगे शायद चंद्रशेखर जो अल्फा बुक। नहीं, अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, नया पब्लिशिंग हाउस है, कलरिस्ट भी हैं। नहीं, सिर्फ हम आर्टिस्टों की बात करते हैं, मुझे वो लगता है कि यार सिर्फ आर्टिस्ट ही रह गए साला। कलरिस्ट और इंकर तो रहे कहाँ गए? जगदीश, शदाब सिद्दीकी, सुनील दस्तूरिया, राशिद इतना बढ़िया काम करते थे। मोइन खान है जो अभी कलरिस्ट वो कर रहे हैं, मोइन खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भक्त रंजन है, वो मतलब जब वो एक्चुअल में ये सब कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, ये जो अपना फुल पोटेंशियल जो निकाल पाए ना, वो कम ही होता है। जब प्रेशर होता है ना, काम ज्यादा देना है और डंडा होता है, क्लाइंट का डेडलाइन है, फलाना ढिमका। अब मैं भी बहुत लेट करता हूँ काम, अभी तभी थोड़ा सा अच्छा हो पा रहा है। अगर मैं थोड़ा जल्दी करने लग जाऊं, और वो मतलब हर एक आर्टिस्ट की अपनी स्पीड होती है, अगर टाइम दो तो कोई भी आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर लेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी, हम कमर्शियल फील्ड में कॉमिक्स अगले महीने नहीं आएगी तो साला रोटी कहाँ से खाएंगे। तो बस वही है कि आपको तेज भी करना है और अच्छा भी करना है, तो आप बीच में कहीं बैलेंस बना के वो काम निकालते हो तो वो लोग पसंद करते हैं और अच्छा जाता है, तो वो ज्यादा बढ़िया लगता है। बिल्कुल, वही एक मंत्रा है बस सक्सेस का। बिल्कुल। कुत्तों को लेकर एक छोटी सी बात छेड़ूंगा, बहुत प्यार है आपको कुकुर लोगों से, तो वो आपके कुकुर प्राणी, कुकुर जो ये प्रजाति है, तो उसके हाव भाव जिस तरह से आप कैप्चर करते हैं ना अपने आर्टवर्क में, वो झलकता भी है। अच्छा, तो मुझे याद है कॉमिक कॉन, दिल्ली कॉमिक कॉन के दौरान हमारी हल्की सी बातचीत छिड़ी थी। तो उसमें सूरज ही दिल्ली भी डोगा है, सॉर्ट ऑफ वही कॉमेडी हम कर रहे थे। बट देन आपको कुत्ते बहुत पसंद हैं। और जैसा कि मैं सुबह जब यहाँ पे दोस्तों में आया, हमारे गली के बड़े, दिल्ली से मैं आज सुबह ही मतलब इधर पहुंचा, तो काफी 7-8 कुत्ते मतलब इकट्ठा हो रखे थे। आई थिंक इन्होंने अपना डोगा का कॉस्ट्यूम मंगा रहे होंगे, लेकिन फिर मेरे को आता देख के वो फिर वापस चले गए। नहीं, वो दिन का टाइम था, इसलिए दिन का टाइम था। तो आप आ रहे होंगे, गस्ट हैं, रात की गस्ट से वापस आ रहे हैं। जिम जा रहा था एक्चुअली, जिम जाने का टाइम था। हाँ, तो वो सिचुएशन है। आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा बस आपसे। अगला क्वेश्चन
आपसे ज्यादा आपकी लाइफ पार्टनर के लिए है। अच्छा। उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी मैं आपको दे देता हूँ। मेरी बीवी आपकी बीवी, हमारी भाभी। तो एक आर्टिस्ट का मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ना, क्योंकि इंडिया में वैसा वो कंड्यूसिव वो माहौल नहीं है कि जहाँ पे एक आर्टिस्ट अच्छी तरह से फ्लरिश करे फन पे। हाँ तो सही बात है। हाँ, मेरे पड़ोसी से पूछो ना क्या काम करते हैं, कहेंगे पता नहीं घर में घुसा रहता है। तो हाँ, घर में बैठा रहता है, क्या कर रहा है। हाँ, मतलब समझ नहीं आता है, तो घर से ही काम करते हैं, क्या काम करते हैं बता भी नहीं, अब तो कम बोलता हूँ क्योंकि जब से वो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है। हाँ। लेकिन मैं समझ सकता हूँ हाँ, सोसाइटी में ये बड़ा घर से काम करते हैं। हाँ, अब वो घर से काम करते हैं, कुछ भी है। लेकिन हाँ, तो आर्टिस्ट लोग का लाइफ ऐसी काफी चैलेंजिंग रहता है। वो एक दौर आता है जब उनको थोड़ा नाम मिल रहा है, बाकी में इतना हाँ, मैं सॉरी success- डिस्टर्ब कर रहा हूँ नहीं, हल्का सा, मैं इतना चैलेंज रहता है कि मतलब आप कॉमिक बुक आर्टिस्ट देख लो, मतलब या तो मुझे लगता है कि शायद मोस्टली बैचलर्स हैं, या फिर मतलब सिंगल हैं, या फिर अकेला उसमें रहते हैं, और मतलब बहुत ही कम उसमें हाँ, वो सोशल सिक्योरिटी और- का जो डर लगा रहता है ना कि भाई मतलब मैं इतना कमर्शियली सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं, कि मैं एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को लेकर कि मैं एक फैमिली को सस्टेन कर पाऊंगा नहीं, फलाना ढिमकाना। और अदरवाइज भी क्योंकि वो आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड होता है, तो उसकी एक जद्दोजहद चल रही होती है माइंड के अंदर। तो ऐसे में आपके लिए मतलब एज एन आर्टिस्ट तो चैलेंजिंग रहता है। लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर है, जैसे आप भी मैरिड हो, ठीक है, तो उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग रहता होगा कि ऐसे प्राणी को झेलना ऐसे मतलब, क्योंकि जो आर्टिस्टिक आदमी होता है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अपना अलग ही दुनिया में खोया रहता है। तो आधे टाइम वो होता है, प्रेजेंट होते हुए भी नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, सही तो बात है। प्लीज आपकी वाइफ के थोड़े से हम व्यूज जानना चाहेंगे। तो भाभी को बुलाइए जरा। हाँ, मैं बुलाता हूँ। हाँ। भाभी, सॉरी, राखी, राखी हाँ जी। आना जरा, कुछ सवालों के जवाब आपसे भी चाहते नहीं हैं। नहीं, एक ही सवाल है लेकिन उसमें काफी जवाब मिल सकते हैं। अब आप इसको ऐसे ही होल्ड कर लेना, ऐसे ही पकड़ लेना। भाभी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम राखी शर्मा है। राखी शर्मा है। हाँ जी। ये दिलदीप भाई की लाइफ पार्टनर हैं और फाइन आर्ट्स की एक बहुत अच्छी समझ रखने वाले प्रोफेशनल भी हैं। और थोड़ा सा आप अगर खुद से इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में थोड़ा बता के, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। ओके। हाँ। एक्चुअली वैसे मैं नॉन आर्टिस्टिक फैमिली से हूँ। अच्छा। तो फादर आर्मी में थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि ड्रीम। और अब मेरा टेस्ट था म्यूजिक और फाइन आर्ट्स, कि दोनों में करूँ या किसी एक को चूज करूँ। बट शायद हमारा जो चाइल्डहुड पीरियड था उसमें इन चीज़ों का इतना था भी नहीं क्रेज। तो उन लोगों के माइंड में एक वो बना हुआ था कि आगे फ्यूचर क्या है, क्या होगा, क्या ज्यादा करियर ऑप्शन नहीं थे और वो गाइडेंस भी नहीं थी। हाँ, तो उन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया कि पढ़ो, कुछ भी करो, बट ये छोड़ दो, ये मत करो। हाँ। लेकिन अब वही है ना कि जब आपके जीन्स में या आपके अंदर आर्टिस्टिक कीड़े हैं तो फिर मन में जब घर कर जाती है चीजें तो फिर तो वो नहीं होता है। तो हम ढूंढ ढूंढ के कि ये क्राफ्ट सिखाता है, ये आर्ट सिखाता है, वो पेंटिंग सिखाता है, तो मैं ढूंढ ढूंढ के पर्सन्स सेलेक्ट करती थी कि मेरे को यहाँ जाना है, सीखना है। तो मतलब बस वो एक शौक था, एक वो जुनून था कि म्यूजिक करना है, ये करना है, तो बस उसी फील्ड में फिर मैं चली गई। फिर आगे मैरिज की बात हुई तो ये चीज़ मुझे फिर समझा डिस्टर्ब करने लगी कि पेरेंट्स को तो समझा लिया इतने साल, अब आगे भी समझाऊं। और चांस की बात थी कि मेरे को रिलेशन मतलब जो आते थे प्रपोजल, वो भी ऐसे ही आते थे, आर्ट क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, तो फिर ये तो शौक के तौर पे वैसे क्या करते हो? हाँ, वैसे क्या करते हो। तो मुझे फिर वो लगा कि यार अब आगे इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, मतलब ऐसे पूरी लाइफ नहीं गुजार सकते। तो मेरा कंडीशन था या तो आर्टिस्ट हो या ये टेस्ट रखने वाला हो, ताकि वो मुझे रोके ना। मैं जिस स्ट्रगल से या जिस तरीके से भाग भाग के सीख रही हूँ, मुझे रोके ना उस चीज के लिए। तो मतलब बिल्कुल जीरो पे नहीं आ जाऊँ मैं सब कुछ करके। तो ये था, फिर एक चांस था, लक था कि हम दोनों मुलाकात हुई और दोनों का ही एक ऐसा था पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर हमने कहा कि हम ही आई थिंक ज्यादा अच्छे पार्टनर रह सकते हैं। तो बस फिर इसीलिए कैसे मिलना हुआ अगर मैं पूछना चाहूँ तो, मतलब कोई वेबसाइट के थ्रू ही मिले थे? अच्छा, फाइन आर्ट से ही मिले थे। अच्छा, कोई कॉमन फोरम कहीं पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस फाइन आर्ट से मिले थे। तो जैसे ऑब्वियस सी बात है कि
कोई चीज आप में एक्स फैक्टर है, कोई चीज मेरे में एक्स फैक्टर है, तो उसने मुझे गाइड किया, मैंने उसको गाइड किया, तो ऐसे करते करते नहीं कहीं पे साथ में कोचिंग लेते थे, क्लासेस करते थे, कैसे कहाँ पे मिले मतलब? हाँ, जहाँ मैं स्कल्पचर सीखती थी। स्कल्पचर सीखते थे? हाँ, अच्छा। ये कभी अपने चाइल्डहुड पीरियड में वहाँ सीखते होंगे अपना फाइन आर्ट्स। अच्छा, तो ये कभी उनसे मिलने आए वो टीचर तो से, वहाँ बातचीत हुई होगी। हाँ वहाँ बातचीत हुई। फिर जैसे मैं काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यहाँ पे तुम गलत हो, या मैं तुम्हें ये बुक दूंगा, तुम इससे स्टडी करना, लाइक ऐसे। फिर चीजें एक्सचेंज हुई, थॉट्स एक्सचेंज हुए। फिर कभी मुझे कोई गाइडलाइन चाहिए थी तो मैंने उसको कॉल या कांटेक्ट किया, कभी उसको कुछ चाहिए था उसने मुझे कांटेक्ट किया, लाइक कि भी ये चीज है, मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए तो तुम थोड़ा ये हेल्प कर दो, लाइक। तो कितने टाइम बाद आप दोनों को एहसास हुआ कि हम तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, हाँ। तब शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, 3 years। 3 years। हाँ, तो आप लोग शादी कब हुई? 2009 में। 2009 में? या, अच्छा, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, क्या बात है। अच्छा, अभी तो टाइम है। हाँ। अब पहले बताता तो मैं अगले महीने आता। नहीं कोई बात नहीं, दोबारा आ जाना, ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए देखते हैं कैसा टाइम लगता है। हाँ। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि वही हम बात कर रहे थे अभी कि इंडिया में, जैसे आपने तो बता ही दिया कि एक आर्टिस्टिक मतलब इंक्लिनेशन रखने वाले को भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जिसका वैसा बेंट ऑफ माइंड है कि मेरे को थोड़ा आर्ट और क्राफ्ट में कुछ करना है, तो ऐसे में जो आपको तो फीमेल होकर इतना स्ट्रगल करना पड़ा, जो मेल आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए भी स्ट्रगल और बढ़ जाता है। डेफिनेटली होता है। हाँ, एक तो देखो सोसाइटी का प्रेशर इतना है, मेल का प्रेशर, हाँ, मेल एज अ मेल कह लो कि भी क्या अर्निंग करता है, हाँ, कितना कमाएगा। सोसाइटी ऐसी जज करती है। आप देखिए जब रिश्ते मतलब आते हैं तो ऐसी करते हैं भाई कि क्या करता है, हाँ, क्या इसका एजुकेशन लेवल है, कितना अर्न करते हो, हाँ, कितना कमाते हो। पहला क्वेश्चन ही यही होता है। और अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा भी कमा रहा होता है तो उसमें मालूम है कि स्टेबल इनकम नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो चीज भी है। हाँ, तो यहाँ पे खैर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, बट इन सब सामाजिक चीजों से ना आर्टिस्ट भी प्रभावित होता है। आप भी होते हो, बिल्कुल, तो अब ये अच्छी बात है कि आप भी आर्टिस्टिक वेंडो फाइंड है आपका, तो समझते हो, बट कितना डिफिकल्ट होता है सामंजस्य बिठा पाना एक लाइफ पार्टनर के लिए? होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन वो तो चलो हम दोनों का थॉट ये था कि भी मैं भी करूंगी, वो भी करेगा, तो वो शायद बैलेंस हो जाएगा। हाँ। फिर हमने बिफोर मैरिज ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग बेबीज नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि जो हमने स्ट्रगल अपने पेरेंट्स के साथ झेला है कि भी नहीं सीखना है, नहीं करना है। अच्छा, अब देखो म्यूजिक है, मुझे सुबह 5 बजे उठ के रियाज करना होता है। अब अगर मैं बेबी भी कर लूं, फिर कहाँ रियाज, फिर जॉब भी करनी है, तो वो सब चीजें बैलेंस नहीं हो पाती है। और शायद आपने देखा भी होगा जितने भी सिंगर्स हैं मोस्टली या तो अकेले हैं या फिर शायद वही उसी फील्ड से मैरिड हैं, ताकि वो उसका समझ सकें, समझें एक दूसरे का और सपोर्ट भी करें। तो फिर हमारा यही डिसीजन था कि हम लोग। बट आर्टिस्ट जो हमारे भाई साहब हैं दिलदीप जी, थोड़े अजब टाइप के प्राणी हैं। मतलब मेरे को तो काफी कुछ अपना रिफ्लेक्शन भी लगता है ऐसे करके, मैं भी थोड़ा ऐसे ही शैतान टाइप का हूँ, लेकिन जैसे खुराफाती बहुत हैं। तो आप कैसे डील करते हो? उसी हिसाब से तो मैं ज्यादा खुराफाती हूँ। अच्छा, ज्यादा हो? बहुत ज्यादा। तो ये सवाल उनसे करूँ फिर मैं क्या? नहीं, वो आप जिस मर्जी से कर लीजिए। खुराफाती मैं भी कम नहीं हूँ, मैं बहुत शरारती हूँ। अच्छा, इनकी एक अच्छी और एक बुरी बात बताइए। अच्छी और बुरी एक चीज कॉमन है, ये दिल के बहुत साफ है। हाँ, जो अच्छा भी है बुरा भी है, वो दोनों तरफ से है। वो अच्छा भी है, कहीं कहीं जगह वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कहीं कहीं जगह वही कि दूसरे उसका फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं प्रैक्टिकल हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो, तो ठीक है, बैलेंस करने के लिए होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर वो ये ना कि कभी कभी अब हम हर जगह नहीं भी रोक सकते, या हर जगह नहीं भी, फिर बंदे को लगता है कि ये मुझे यहाँ मतलब चाहे रिलेशनशिप कह लो आप, तो वहाँ पे कई बार आ जाता है फ्रेंड्स हो गए कि भी मैं सबको नहीं छोड़ सकता लाइक लाइफ में, है ना। लेकिन वो है कि वो दिल से वाकई में बहुत साफ है। अच्छा, मतलब एक जो ऐसी आदत जो मतलब आपको इरिटेट करती है पर्सनल लेवल पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लकीली पता नहीं, हमारे थॉट्स बहुत मिलते हैं, चॉइसेस बहुत मिलती हैं, और फिर वही है कि फ्लेक्सिबल है दोनों, तो कभी मैं कभी वो अप एंड डाउन चुप हो जाते हैं कि नहीं आज वो एक टाइम कोई गर्म है तो दूसरा शांत हो जाता है, या ऐसा नहीं है, होता नहीं है वैसे। नहीं तो परफेक्ट वो है, मतलब ये फार्मूला फॉलो करना चाहिए बाकी जगह, मतलब किसी भी रिलेशनशिप। हाँ, डेफिनेटली चाहे वो मतलब करियर वाइज, अरे रिलेशनशिप तब चलेगा ही तब चलेगा जब दोनों तरफ से बैलेंस हो, क्योंकि परफेक्ट कोई चीज नहीं है नेचर में, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन तलाशने से अच्छा एडजस्ट करना सीखो। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप रो के एडजस्ट करो कि वो नहीं, लेकिन जहाँ छोटी छोटी चीज है जहाँ आप कर सकते हो, जिस चीज को आप इग्नोर मार सकते हो उसको मार लेना चाहिए, उसको कर सकते हैं हम लोग। दिलदीप भाई, अच्छा आपको देखना, आप कैमरे में नहीं फिलहाल, अब ठीक है, तो मैं अगला सवाल उनसे करूंगा। दिलदीप भाई आइए, बस लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। और थैंक यू सो मच,
आपने तो बचा लिया दिलदीप भाई को। बहुत अच्छे से डिफेंड किया इन्होंने आपको। बजाएगी कैसे नहीं। पति ठहरे हम। इसको आप लास्ट पार्ट के लिए ऐसे ही पकड़ लो, ऐसी माइक की तरह। हाँ ऐसे ही पकड़ लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दिलदीप भाई फिनिश करते हैं। वो दो चीज़ें बताइए। एक तो आप कैसे देखते हैं, मतलब जो मैं ऐसे देख, हाँ उधर बाद में देख लेना, अभी मेरे को देखो। अच्छा बताइए। तो, हाँ, मतलब इंडिया में कैसा माहौल देखते हो आप आर्टिस्ट लोगों के पनपने के लिए आज के दौर में? आपके टाइम में काफ़ी स्ट्रगल था, अभी कुछ चीज़ें बदली हैं या वैसी हैं, ये क्या है, कुछ बदलाव आया है? यार आर्टिस्ट अगर सिर्फ कॉमिक बुक आर्टिस्ट की बात करें, क्या कर रहे हैं हम वही बात कर रहे हैं फिलहाल। कॉमिक बुक आर्ट फील्ड बहुत वास्ट है एक्चुअली में ना। कई मतलब ऑयल पेंटिंग्स करते हैं, कुछ पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। देखो सिर्फ कॉमिक, अगर कमर्शियली आर्टिस्ट को एक कमर्शियल आर्टिस्ट बनना है ना, तो उसको वर्सेटाइल होना पड़ेगा। सिर्फ कॉमिक आर्टिस्ट से ठीक है एक्सपोजर मिल रहा है धीरे धीरे, लेकिन एक्चुअली में रीडर्स भी उतने होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आपके बायर्स भी उतने होने चाहिए। बायर्स हैं आज विजुअल मीडियम के, बायर्स हैं वेब सीरीज के, बायर्स हैं मूवीज के, गेम्स के। तो अगर ठीक है प्लेटफॉर्म आज इजी है, मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम में प्लेटफॉर्म लेना या कमर्शियली काम करना आर्टिस्ट के लिए इजी है, क्योंकि बहुत से वो हैं वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, बहुत से एक्सपोजर्स हैं। आप एक बार काम डालो, आप पता लग जाता है। उस समय तो पब्लिशर ही ढूंढने बड़ी मुश्किल थे, मतलब इतने सारे पब्लिशर्स हैं पता नहीं थे, और काम भी धीरे धीरे अब सीख सकते हो। लेकिन एक ही वर्सटाइल होना पड़ेगा जब आप कमर्शियल फील्ड में आते हो। आपको कुछ भी करना पड़े शुरू में जो आपको पसंद ना हो। आपको कुछ कॉमेडी कैरेक्टर्स दे दें कॉमिक्स में बनाने को, जो आप सुपर हीरो बनाना चाहते हो, आप कॉमेडी बनाना चाहते हो, आपको हॉरर दे दिया जाए, आपको कुछ तो वर्सेटाइल होना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। और नए आर्टिस्टों को धीरे धीरे फिर एक स्टाइल एक्चुअली में धीरे धीरे आता है, टाइम से आता है। और उस स्टाइल का जब डिमांड हो जाती है, जैसे कि जिम ली का स्टाइल है, या कोई अच्छा आर्टिस्ट है, एडम ह्यूजेस है, या काफ़ी जो जिनका एक स्टाइल बिकता है कि वो अगर एक स्टाइल में कुछ बना भी देंगे ना तो मतलब बिक जाएगा। उस लेवल पे आने में टाइम लगता है, पेशेंस होना चाहिए। तब आपको आपके क्लाइंट्स या पब्लिशर्स या फिर वो ये नहीं कहेंगे कि यार ये खराब बन गया, इसको थोड़ा ऐसा बना दो। नहीं, आप जो बनाओगे वो बिक जाएगा। उसमें टाइम लगता है। लेकिन उस टाइम तक पहुंचने के लिए हमारा जो कॉमिक जो वर्ल्ड है वो इतना टाइम है क्या, या फिर वो रीडर्स तब तक रहेंगे या फिर तो इसलिए आपको स्टोरी बोर्ड्स भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि स्टोरी बोर्ड्स एक मीडियम है कि मूवीज से पहले प्री शूट बोर्ड्स हैं, और कुछ बुक्स और चिल्ड्रन बुक्स भी, तो वर्सटाइल होना पड़ेगा। कॉमिक्स आपको साथ में करते रहो, जब आप ऐसे स्टाइल में पहुंच जाओ कि कॉमिक्स आपके नाम पे या आपके आर्ट पे बिकने लगे कि यार वो वाला बंदा मिल जाए, तो आपको एक्सक्लूसिव कंपनियां लेने को तैयार हो जाए कि भाई हाँ आपका खर्चा कर लेंगे, उस आर्टिस्ट को हायर कर उसका खर्चा, हाँ तो उसके लिए टाइम लगता है। हाँ, तो मेरा लास्ट सवाल ना यही था, बट आपने देखिए जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस ये है, मैं यही कह रहा हूँ कि वर्सटाइल हो और अलग अलग जगह काम करते रहें। अलग अलग जगह काम करना मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब एक जगह जॉब कर रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे अपने लिए कुछ करते रहें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आर्ट स्टाइल के ऊपर ध्यान दें, और धीरे धीरे आपको एक्सपोजर मिल जाएंगे क्लाइंट। आजकल इंटरनेशनल, जैसे मैंने कहा कि वो किक स्टार्टर से बहुत पब्लिशर्स हैं, आप अपनी बुक्स भी पब्लिश करा सकते हैं। आपने कोई कैरेक्टर्स बनाया तो आप कि मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर मैंने सोचा है, लेकिन ये कॉपी इंस्पायर का भी काफी चल रहा है। ये तो खैर अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं इस पे बात करूंगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैंने भी बचपन में सोचा था कि मैं बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स बनाऊंगा, कई यूनिक कैरेक्टर बनते हैं, बट जब बड़े होते हैं आप धीरे धीरे एक्सपोजर मिलता है, दुनिया देखते हैं, कहते हैं यार ये तो सेम कैरेक्टर किसी और ने बना दिया। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, गारंटेड कहता हूँ मैं, कि आपने कोई ऐसा कैरेक्टर बनाया होगा कि यार ये तो मैंने यूनिक ही बनाया, लेकिन जब थोड़ा टाइम होता है यार ये तो मिलता जुलता उससे है। अब मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे तूने इससे कॉपी किया, लेकिन तुमने कॉपी नहीं किया, दिमाग में आता है। अब अदृश्य होने की शक्ति किसी को भी दिमाग में ऐसी रैंडमली आ जाएगी,
यार मैं इसको ना दिखता होता तो मैं लेकिन बट ये चीज पहले सोच चुका होता कोई कैसे करके, यार वो सोच के पब्लिश करके निकाल चुका होता है। बट तो ह्यूमन रेस है ही इतनी पुरानी ना, मतलब कितने बारी वो चीजें हो चुकी हैं, कोई और भी सोच चुका करके जा चुका है। तो बस नए आर्टिस्टों के लिए यही है, बस नए आर्टिस्ट सभी नए आए वैसे यार। हम अभी प्रैक्टिस छोड़ दें तो हमारा काम भी नहीं वो आगे कोई तो क्या कहते हैं, परिश्रम, परिवर्तन और संयम से काम ले। अच्छा, बुजुर्ग लोगों की तरह। नहीं अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बारे में। नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ, बस आर्टिस्टों के लिए तो यही है। एक लास्ट मैसेज दे दीजिए आप डोगा फैंस के लिए, हार्डकोर डोगा फैंस हैं। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे दिलदीप जी क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि हार्डकोर फैंस हार्डकोर ही रहे। बस डोगा को सपोर्ट करें, पढ़ते रहें उसकी कॉमिक्स, और मतलब प्रे करते रहें कि भाई जब तक उसकी वेब सीरीज आए अच्छी चले। आप ही सक्सेसफुल बना सकते हैं उसको। फैंस लोग हैं जिन्होंने हमें कॉमिक्स को सक्सेसफुल बनाया, और आर्टिस्ट को सक्सेसफुल बनाया, पब्लिशर्स को, अब मूवीज को भी सक्सेसफुल बनाना है। सो बस यही है मेरा हार्डकोर फैंस के लिए, कि वो हार्डकोर ही रहें। चलिए दिलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करके। हाँ टाइम ठीक है। पैसे नहीं देता मैं, टाइम ठीक है, टाइम ले लो। टाइम इज मनी फॉर अस। हाँ, टाइम इज मनी। चलो तो दोस्तों, आज हमने मुलाकात करी दिलदीप जी से, और अंबाला आने तक का जो हमारा सफ़र था वो काफ़ी सफल साबित हुआ। बहुत ही मस्त टाइम स्पेंड किया हमने इनके साथ, और हर एक तरीके से, मतलब एज एन आर्टिस्ट तो उन्होंने हमारी लाइफ को छुआ ही है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उनसे मिलकर काफ़ी मज़ा आया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी किसी न किसी फोरम में भविष्य में उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे, उनको जानेंगे, जो कुछ भी आज आपको इस चैनल के माध्यम से जानने को मिला है उसके अलावा भी। और बस फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में जल्द ही मुलाकात करूँगा किसी और पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। तरफ है गरीबी, इस शहर में कोई नहीं सुनता गंदगी में हूँ पला मैं, गंदगी से मैं नहीं डरता। हर तरफ भुखमरी है, इस शहर में कोई नहीं सुनता गंदगी में हूँ पला मैं, गंदगी से मैं नहीं डरता। मैं हूँ डोगा, मैं हूँ डोगा, जो कहूँगा सुनना होगा। मैं हूँ डोगा, मैं हूँ डोगा, जो कहूँगा सुनना होगा। काल सारे वक्त की पहेलियां, रक्त बहता नालियों में, लाल है ये आसमां। चाल चलते काल सारे वक्त की पहेलियां, रक्त बहता नालियों में, लाल है ये आसमां। आ रहा है देखो डोगा, पापियों का अंत होगा। आ रहा है देखो डोगा, पापियों का अंत होगा।